मैं अगर कोई पेंटिंग बना रहा हूँ, बार बार आर्टवर्क्स बना रहा हूँ, एक टाइप के आर्टवर्क्स बना रहा हूँ, उस आर्टवर्क के बारे में एजुकेट कर रहा हूँ, बार बार कंटेंट बना रहा हूँ, उस आर्टवर्क को कहीं लगा के उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ, एक आर्टवर्क को मैंने सामने लगाया और उसके बारे में बता रहा हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इस पेंटिंग में सबसे ज़्यादा इस कलर का इस्तेमाल किया गया है, ये कलर सिम्बोलाइज करता है इस चीज़ को, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मैं कलर दिखा रहा हूँ वाइट कलर पीस को दर्शाता है, पीस हमारी लाइफ में बहुत मैटर क्यों करता है, उन चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो मैं एजुकेट भी कर रहा हूँ, मेरे बताने का तरीका भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, और जिस तरीके से उन चीज़ों को मैं अपनी ऑडियंस को शेयर कर रहा हूँ, उनके मन में भी एक फीलिंग आ रही है कि हाँ ये चीज़, ये फीलिंग हमारे साथ भी, हम अपने आर्ट वर्क अपने दीवार पे लगाएंगे तो ये फीलिंग हमें भी आएगी। तो जब आप आर्ट सेल करने के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैटर करता है कि आप किस पर्सन के लिए वो आर्टवर्क बना रहे हैं, आप किस प्राइस का आर्टवर्क बना रहे हैं। अगर आप 200 300 रुपये का आर्टवर्क बनाते हैं और चेहरा पोर्ट्रेट बना बना के सेल करना चाहते हैं तो वो हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए लोग। आप सोचते हो कि थोड़ा महंगा आर्टवर्क बनाएंगे, या जो आप मन में सोचते हैं वो लाखों लाखों वाली पेंटिंग जो आपके मेनली जो सबके मन में आती है, उस चीज़ को पाने के लिए ऑब्वियस सी बात है जो आपकी ऑडियंस होगी वो काफ़ी लिमिटेड होगी। तो अब खेल आता है ये समझना कि ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है, वो ऑडियंस क्या चाहती है, दूसरा उस ऑडियंस तक पहुँचे कैसे। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो आर्ट को लेके, पेंटिंग को सेल करने को लेके बहुत सीरियस हों, इस वीडियो के बाद मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हो जाएं या मुझसे थोड़ा सा अपसेट हो जाएं इस वीडियो की वजह से, बट 4 साल 6 साल बाद आपको मेरी सारी बातें उस वक्त समझ में आएंगी। बट फिर भी देखिएगा अगर आप सीरियस है इस फील्ड के बारे में। सो हेलो एवरीबॉडी, आज ये वीडियो पेंटिंग को सेल करने के ऊपर है। इंडिया में कई लाखों करोड़ों ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने आर्ट को सेल करने के बारे में सोचते हैं। आप भी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप में से भी सभी लोगों को कभी ना कभी पेंटिंग को सेल करने का ख्याल ज़रूर आया होगा। तो पेंटिंग को सेल करने के ऊपर ये बेसिकली एक फंडामेंटल वीडियो है। इस पूरी वीडियो में मैं सबसे पहले ये कवर करूँगा कि आर्ट सेल करना होता क्या है, सेल करना क्या होता है, और क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए। आए दिन मुझे मेरे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे किसी न किसी का मैसेज आ रहा होता है कि सर मुझे पेंटिंग सेल करनी है, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करके बता दीजिए कि मेरी पेंटिंग सेल हो सकती है क्या, या मेरा ये वाला आर्टवर्क है क्या, इसको हम सेल कर सकते हैं क्या। या रैंडमली कोई कमेंट में अपना आर्टवर्क पोस्ट कर देता है और पूछता है कि ये मेरा आर्टवर्क है, इसकी हम प्राइस कितनी रख सकते हैं, इसको हम सेल करना चाहते हैं। ऐसे कई सारे लोग सेल के बारे में पूछ रहे होते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका ये रहता है कि हम इतने साल से आर्टवर्क कर रहे हैं, कभी सेल नहीं होती है, या पता नहीं कब 4 साल पहले एक आर्टवर्क सेल हुआ था। तो बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं सेलिंग को लेके कि आर्ट सेल कैसे करना है, और सेल होता भी है या नहीं होता है, या ये कोई सही करियर है भी नहीं है या नहीं है आर्ट को सेल करना। और अक्सर ऐसा होता है कि जब हम आर्ट की फील्ड में आ रहे होते हैं, वीडियो लंबी होगी बट आई फील कि सारे पॉइंट्स एक वीडियो में प्रॉपरली कवर हो जाएं आज। कई लोग जब ड्राइंग, पेंटिंग, स्केचिंग कर रहे होते हैं, जब मैं भी शुरू कर रहा था, तो जब पेरेंट्स पूछते हैं या कोई और पूछता है कि इस फील्ड में क्या करोगे, तो हम बोलते थे पेंटिंग बनाएंगे, बहुत अच्छा आर्टवर्क बनाएंगे और उसको कोई गैलरी में लगा देंगे या कोई एग्जीबिशन में लगा देंगे और वो सेल हो जाएगी। और हम फिर सुनते हैं कि पेंटिंग तो लाखों करोड़ों में सेल होती है, तो हम बचपन से एक ख्वाब देख के चलते हैं कि एक पेंटिंग भी अगर 1 करोड़ में सेल हो गई, या एक पेंटिंग भी अगर 10 लाख 20 लाख में सेल हो गई, तो मेरा तो कई सालों का एक कोटा पूरा हो जाएगा। कई सारे लोग ये सोच के चलते हैं कि मेरी एक पेंटिंग 1 करोड़ में सेल हो गई तो पूरी ज़िंदगी भर की कमाई बराबर हो जाएगी। तो पता बहुत सारे थॉट्स, और वो सबके मन में आते हैं, हमारे मन में, सबके मन में। जब मैंने भी शुरू किया था तो ये सारे थॉट्स आते थे। धीरे धीरे मैच्योरिटी आई, धीरे धीरे समझ में आया कि चीज़ें ऐसे वर्क नहीं करती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। आर्ट को सेल करने के लिए सिर्फ आर्ट वर्क का होना काफ़ी नहीं है, सेलिंग को समझना भी ज़रूरी है, बिजनेस को समझना भी ज़रूरी है, सारी चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तब जाके एक क्लैरिटी आती है कि पेंटिंग को सेल करने का मतलब क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक गिफ्ट। जितने भी आप में से आर्ट के टीचर हैं या एस्पायरिंग आर्ट के टीचर हैं, जो आर्ट की फील्ड में एज एन आर्ट टीचर अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, बड़े लेवल पे आगे बढ़ना चाहते हैं, आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं एक फ्री सीरीज़ शेयर कर रहा हूँ। ये सीरीज़ लिमिटेड लोगों के लिए। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको उस फ्री सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा।
इस सीरीज़ के अंदर मैंने काफ़ी सारे पॉइंट्स बताए हैं जो बिजनेस के एंगल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे ग्रो करने में। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, आर्टिस्ट और मनी का रिलेशनशिप बताया है। ऐसे कई सारे फंडामेंटल पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे प्रोफेशनली इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। ये सीरीज़ कम्प्लीटली फ्री है। इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया, आप वहाँ पे जाके इस सीरीज़ के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स के लिए है तो लेट मत करिएगा, अदरवाइज़ ये सीरीज़ जल्दी ही क्लोज हो जाएगी। ऑल्सो इन फ्यूचर वीडियोज़ मैं ऐसे ही गिफ्ट्स आपके लिए और लाता रहूँगा। मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपसे मिस ना हो। अब शुरू करते हैं। अब ये भी ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में ऊपर के जो टॉप लोग हैं वही उस फील्ड में आगे बढ़ पाते हैं। और ये सिर्फ आर्ट की बात नहीं है, हर फील्ड की बात है। अगर आप IAS ऑफिसर बनने की जो रेस है उसको देखो, या डॉक्टर बनने की जो रेस है उसको देखो, कई लाखों लोग पढ़ रहे हैं, कई लाखों लोग मेहनत कर रहे हैं, बट जो डिज़र्विंग होते हैं, जो काबिल होते हैं, जो प्रूफ कर देते हैं कि हाँ मैं इस चीज़ के लिए बना हूँ या बनी हूँ और इस चीज़ को मैं मुझसे अच्छा कोई और नहीं कर सकता, तो वो कंपटीशन तो हर फील्ड में रहेगा। ओके, और सेम चीज़ किसी चीज़ को अपने आर्ट क्रिएशन को सेल करने के खेल में भी आती है। लेकिन आज इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है, अच्छा एक चीज़ और, ये वीडियो सबके लिए नहीं है। ओके, अगर आप ये सारे पॉइंट्स के आसपास सोचते हैं, पेंटिंग को सेल करना, आर्ट सेल करना, आर्ट में कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, स्कल्पचर, डिजिटल आर्टवर्क, जो भी आप सोचते हैं, कुछ भी आप सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं तो ये वीडियो मत देखिएगा। ओके, जब मैं आर्ट की जर्नी को शुरू कर रहा था, पेंटिंग को सेल करना होगा, ड्राइंग करूँगा, उसको सेल करूँगा, फ्यूचर में एग्जीबिशन में आर्ट सेल होगा, नाम कमाऊँगा, ये सब जब हम बचपन में सोचते हैं, जब मैं भी ऐसा सोचता था, तो मुझे जब भी कोई बोल देता था कि यार पेंटिंग सेल नहीं होती है, या थोड़ा सा डिमोटिवेशनल लाइन कोई कहीं से सुन लेता था मैं, तो बहुत ज़्यादा उस सामने वाले व्यक्ति पे गुस्सा आता था। और वो सामने वाला व्यक्ति हो सकता है हमारे पेरेंट्स हों या रिलेटिव्स हों। तो इसलिए आज इस वीडियो को देखने के बाद आप में से कई लोग मुझसे गुस्सा हो जाएंगे, कई लोग बोलेंगे कि यार ये क्या ये सब बात बोल रहे हो, अभी तक तो चलो हम लोग एक ख्याल में जी रहे थे, फालतू का टेंशन दे दिया। ये सारे थॉट्स भी आपके पास आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये वीडियो अपनी जिम्मेदारी पे देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल लेवल पे क्लियर हो जाएंगी, जिसके ऊपर शायद ही कोई यूट्यूब पे या कहीं प्रैक्टिकली ओपनली इतना बात कर रहा है। क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टेटमेंट सुनते हैं। कोई बोलता है कि पेंटिंग सेल होती है, लाखों करोड़ों में सेल होती है, कोई बोलता है कि सेल ही नहीं होती है, फील्ड ही बेकार है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो लोग अपने अपने मन से स्टेटमेंट बस पास कर रहे होते हैं। प्रॉपर समझना ज़रूरी है कि कोई चीज़ होती है तो क्यों होती है, कोई नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है। जब आपको पूरा प्रैक्टिकल क्लैरिटी होगा तब जाके कोई भी आपको ऐसी कुछ भी बोल कर चला नहीं जाएगा और आप ऐसे किसी की बातों में नहीं आ जाएंगे, आपको बेसिक्स पता होंगे। तो बेसिकली ये सेशन एक बिजनेस के एंगल से पूरा बेसिक्स है, सो दैट पेंटिंग को सेल करने का क्लैरिटी आपके पास हो, प्रॉपर बिजनेस को आप समझ सकें। अगर आपको थोड़ी थोड़ी बातों में बुरा लग जाता है, सेंसिटिव है अगर बहुत ज़्यादा आप, तो मैं बहुत सारे ऐसी बातें बोलूँगा जो आपको डिमोटिवेट करेंगी इस वीडियो में। तो अगर आप नहीं देख सकते वीडियो तो छोड़ के जा सकते हैं, बट अगर आप प्रैक्टिकल चीज़ों को समझना चाहते हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है अगर आप इस फील्ड के लिए सीरियस हैं तो जितनी प्रैक्टिकल चीज़ें आपको क्लैरिटी के साथ पता हों उतना ज़्यादा आपको फ्यूचर में काम आएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग जो आर्ट को लेके, पेंटिंग को सेल करने को लेके बहुत सीरियस हों, इस वीडियो के बाद मुझसे थोड़ा सा नाराज़ हो जाएं या मुझसे थोड़ा सा अपसेट हो जाएं इस वीडियो की वजह से, बट 4 साल 6 साल बाद आपको मेरी सारी बातें उस वक्त समझ में आएंगी। बट फिर भी देखिएगा अगर आप सीरियस है इस फील्ड के बारे में। मैं ये सारे पॉइंट्स रखने के पीछे मेरा क्या जर्नी रहा। सो जितने भी लोग पहली बार आप मुझसे जुड़ रहे हैं आज, मेरा नाम रेयांश राहुल है। मैं पिछले 8 साल, लगभग 9 साल होने वाले हैं प्रोफेशनली इस फील्ड में मैं काम कर रहा हूँ। जब मैंने शुरू किया था तो कुछ बच्चों को ड्राइंग सिखाने से मैंने शुरू किया था। उससे थोड़ी बहुत अर्निंग मेरी होती थी तो मैं उसको इन्वेस्ट करता था, एग्जीबिशंस, गैलरीज वगैरह जाया करता था। कई सारे एग्जीबिशंस का मैं पार्ट रहा, कई सारे आर्ट के कॉम्पिटिशन्स मैंने जीते हैं अपनी इस करियर, इस जर्नी में। कई सारे एग्जीबिशंस में मेरे आर्टवर्क्स मैंने लगाए, कई सारे अवार्ड जीते, बहुत सारे आर्टिस्टों से मिलने का मौका मिला। फेस्ट, एग्जीबिशन, शोज़, गैलरीज़, इनको बहुत मैंने ट्रैवल किया है, स्टडी भी किया है, बिज़नेस के एंगल से भी स्टडी किया। एक टाइम के बाद कई सारे गैलरीज़ में मुझे पेंटिंग बनाने का मौका भी मिलना शुरू हो गया। उसके बाद फिर मैंने अपनी खुद की एकेडमी शुरू करी, एरेना आर्ट एकेडमी के नाम से, जहाँ पे मैं बच्चों को आर्ट क्लासेस दिया करता था। वो एकेडमी काफ़ी बड़े लेवल तक ग्रो भी हुई, जिससे मेरी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही थी। साथ ही साथ
फिर मेरा गोल था बड़ों को सिखाना, तो मैंने बड़ों को भी आर्ट ट्रेनिंग देनी शुरू करी अपनी एकेडमी में। ऑफलाइन एकेडमी थी, काफ़ी अच्छे लेवल तक ग्रो हुई। साथ में मैं 2 से 3 कमीशन कंपनियों के साथ काम करता था, जहाँ पे मैं एज ए पोर्ट्रेट कमीशन आर्टिस्ट काम करता था। तो मैंने 200 करीब पोर्ट्रेट कमीशंस किए 7 से 8 कंट्रीज़ के क्लाइंट्स के लिए। उसके बाद हमने एक ऑनलाइन एकेडमी शुरू करी, रियांश रावल एकेडमी, जिसका आज मैं फाउंडर हूँ। रियांश रावल एकेडमी आज के डेट में साल के 1 करोड़ से ज़्यादा की रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। एंड ये चीज़ मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अर्निंग को इस पूरी जर्नी में मैंने समझने की पूरी कोशिश की है बिज़नेस के ऊपर, कि टीम हायरिंग से लेके अपने काम को डेलीगेट करना, कौन कौन से स्किल इस फील्ड में चाहिए, वो उन सब चीज़ों की स्टडी करना, उन चीज़ों को हम काफ़ी साल से कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, जिस बेसिस पे मैं ये सारे पॉइंट शेयर कर रहा हूँ। सो दैट इज़ वाई रियांश रावल एकेडमी आज की डेट में अच्छे लेवल पे काम कर रही है। साथ ही साथ आई एम द को फाउंडर ऑफ द ब्रांडेड आर्टिस्ट, एक और हमारा प्रोग्राम जहाँ पे हम जितने भी ऑलरेडी आर्ट के टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। ऑल्सो द ब्रांडेड आर्टिस्ट की सर्विसेज, जहाँ पे जो आर्ट टीचर्स ऑलरेडी एक लेवल पे अर्निंग कर रहे हैं, जो कुछ क्राइटेरियाज हमारे फुलफिल कर रहे हैं, उनको हमारी टीम सपोर्ट करती है उनके बिजनेस को सेटअप करने में, ताकि उनकी अर्निंग अच्छे लेवल तक हम ग्रो करने में उनको साथ में सपोर्ट कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं इस पूरी जर्नी में। पेंटिंग को सेल, कुछ पेंटिंग मेरी सेल भी हुई है, कुछ हाई लेवल के कमीशन वर्क्स भी मैंने किए हैं। और पेंटिंग को सेल करना, बेसिकली सेल करना और बिज़नेस के एंगल से मैंने सारी चीज़ों को समझा, इंडियन मार्केट को समझा। मेरे कंटेंट हिंदी में होते हैं, मैं हिंदी में सारी चीज़ें हमारी होती हैं। तो इंडिया में हमारा मेनली सारा टारगेटिंग होती है इंडियन ऑडियंस को, तो इंडियन मार्केट को भी समझना ज़रूरी था। तो उन सारी चीज़ों के बेस पे जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमारा करंट वर्क रहा है, कई सारे हज़ारों आर्टिस्टों से कनेक्ट करने का मौका मिलता रहा है, कई हज़ारों ऐसे आर्टिस्टों से कनेक्ट करने का मौका मिला है जो बहुत अच्छे कई नामी ग्रामी आर्ट कॉलेजेस से निकले हैं और कितने ही साल अपने उसमें लगा चुके हैं। इस तरीके से कई सारे एक वाइड एक्सपीरियंस के बेस पे जो भी पॉइंट्स आज हम समझेंगे वो प्रैक्टिकली आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, पेंटिंग को सेल करना, ओके, आर्ट को सेल करना। आर्ट में पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, स्कल्पचर, सारी चीज़ें मैं कवर कर रहा हूँ, ओके। सारी चीज़ों का बेस सेम है। तो सबसे पहले आर्ट सेल से पहले समझते हैं इसको, पहले 2 शब्दों में इसको तोड़ लेते हैं। आर्ट को सेल करने में यहाँ 2 शब्द हैं, एक है आर्ट और एक है सेल, ओके। सेल, सेलिंग, जो भी आर्ट की सेलिंग, ठीक है। एक है आर्टवर्क, एक है उसको सेल करना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आपका आर्टवर्क अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ग्रेट आर्टवर्क होना चाहिए। दूसरा, ग्रेट सेलिंग स्किल होनी चाहिए, ओके। सेलिंग स्किल के पीछे बहुत सारी चीज़ें और भी आती हैं। अब विस्तार से समझेंगे, आराम से समझेंगे। अब ग्रेट आर्टवर्क क्या होता है? अब सबसे पहले ये समझो आप, ग्रेट आर्टवर्क की कोई परिभाषा नहीं होती। कौन सा आर्टवर्क ग्रेट है, कौन सा आर्टवर्क ग्रेट नहीं है, इसका कोई लिखित डेफिनेशन नहीं है कि इस अगर आप ऐसे वाले आर्टवर्क बनाओगे तो उसको ग्रेट आर्टवर्क बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। जैसे कोई डॉक्टर बनता है या कोई आईएएस ऑफिसर बनता है तो उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके उसमें क्राइटेरिया होता है कि अगर आपने ये वाला कट ऑफ मार्क निकाल लिया तो आप अगले राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं। लेकिन आर्ट में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, कि कोई बोल नहीं सकता कि ये चीज़ ग्रेट है या नहीं है। हम एक कुर्सी खरीदते हैं तो कुर्सी में चेक करते हैं बैठ के कि कुर्सी कंफर्टेबल है नहीं है, बैठने लायक है कि नहीं, वो बैठने में हमें कैसी लग रही है। कोई और वस्तु खरीदते हैं तो हम देखते हैं कि उसका फीचर, उसका जो चीज़ के लिए हम वो खरीद रहे हैं वो काम कर रही है नहीं कर रही है, उसमें क्या क्वालिटीज़ हैं। लेकिन एक आर्ट में वो डेफिनेशन देना पॉसिबल नहीं है, और कहीं ना कहीं ये एक बड़ा रीज़न बन जाता है कि आर्ट बहुत जल्दी या बहुत ईजी सेल क्यों नहीं होता, ओके। तो ग्रेट आर्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, तो ग्रेट आर्ट मतलब फिर होता क्या है, तो फिर कैसे हम डिसाइड करें? सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जब तक आपको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपका आर्टवर्क अच्छा है कि नहीं है, दैट मीन्स कि अभी आपको आर्टवर्क के लेवल पे ही काम करना है, अभी आप सेलिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते, ओके। थोड़ी बातें कॉम्प्लिकेटेड लगेगी लेकिन ध्यान से समझोगे ईजी है सब कुछ। अगर आपको खुद समझ में नहीं आ रहा, अगर आपको अपनी आर्ट की क्वालिटी खुद देख के समझ में नहीं आ रही कि इसकी ये अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है,
तो दैट मीन्स कि अभी आप खुद ट्रेन नहीं हुए हो, खुद आपने उतना सीखा नहीं है अपने आर्ट के बारे में कि हम उसको किसी और को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आर्ट में अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। स्टाइल्स का मतलब या फॉर्म का मतलब ये, जैसे कई सारे लोग रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाते हैं। अब रियलिस्टिक आर्टवर्क में ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स वगैरह की पोर्ट्रेट कमीशन मिल जाए उस टाइप के आर्टवर्क्स बनते हैं। या रियलिस्टिक आर्टवर्क कोई लैंडस्केप बना रहा है, कोई कुछ और बना रहा है, रियलिस्टिक आर्टवर्क्स बनते हैं। कोई हो सकता है रियलिस्टिक ना बना रहा हो, एब्स्ट्रैक्ट टाइप के आर्टवर्क बना रहा हो, तो अब उसकी ऑडियंस अलग है। किसी को एब्स्ट्रैक्ट आर्टवर्क ज़्यादा पसंद है तो वो उस टाइप की ऑडियंस अलग होती है। कोई डिज़ाइनिंग वर्क्स बना रहे होते हैं, कोई मंडाला आर्ट वर्क्स बना रहे होते हैं। तो अलग अलग टाइप के आर्टिस्ट हैं जो अलग अलग चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ओके, फाउंडेशन हालांकि सब कुछ सबका सेम होता है, बट एक लेवल पे पहुंचने के बाद, अपने आर्ट को स्ट्रॉन्ग करने के बाद, वो एक चीज़ पे फोकस करते हैं क्योंकि उनको उसी चीज़ पे नाम बनाना होता है। ओके, तो सबका अलग अलग हो सकता है काम। हो सकता है किसी का आर्टवर्क सिर्फ एक सिंपल वाइट कैनवस है, उस पर उसने कुछ छींटे मारे, बट वो देखने में बहुत विजुअली बहुत सुंदर लग रहा है। तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो आर्टवर्क में कम मेहनत लगी है तो वो आर्टवर्क बेकार है। हो सकता है वो उस कुछ छींटों की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ किसी और को अच्छी लग रही है तो कोई और नहीं होता वहाँ पे ये बोलने वाला कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है। ओके, जैसे अभी हाल ही में इंस्टाग्राम पे मैंने एक रील देखी थी। उसमें एक लेडी थी, वो एक आर्टवर्क बना रही थी। उसने क्या किया, फिंगर से एक सन बनाया। ओके, एक सन बनाया, और अगर वो रील मिलेगी तो मैं आपको वीडियो में दिखा भी दूंगा। और पेड़ की जो टहनी थी, टहनी को मारा अपने कैनवस पे टहनी को मारा और एक आर्टवर्क बन गया तुरंत। ठीक है, मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगा होगा इस पेंटिंग को बनाने में। ठीक है, बट कई सारे लोगों के वहाँ कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कमेंट को देखा कि इतना जल्दी, या फिर उसमें मीम बना रहे थे कुछ लोग कि जब एक आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है तो उसके इतने व्यूज़ आते हैं, जब आर्टिस्ट कुछ मेहनत नहीं करता तो उसके इतने व्यूज़ आते हैं। अगर कोई इस टाइप की चीज़ों पे मीम बनाता है तो बेसिकली उनके फंडे ही क्लियर नहीं है। ये आर्टवर्क कभी भी टाइम के बेस पे कोई आर्टवर्क बनता ही नहीं है कि कोई आर्टवर्क में आपने 50 घंटा लगा दिया तो वो आर्टवर्क अच्छा लगेगा, या कुछ आर्टवर्क में आपने 2 मिनट लगाया तो वो आर्टवर्क बुरा है। ऐसा कुछ नहीं है। टाइम के बेसिस पे जो लोग आर्टवर्क को डिसाइड करते हैं वो ऑलरेडी रेस से बाहर है, उनको आर्टवर्क अभी चीज़ों को समझ में नहीं आया है। आर्टवर्क कैसा भी बन सकता है, कितने टाइम में भी बनाओ, अगर वो विजुअली अच्छा लग रहा है और देखने वाले को पसंद आ रहा है, और अगर आप उसको एज ए शोपीस अपने रूम पे कहीं पे लगा रहे हो तो देख के उसमें से एक अच्छी फीलिंग आ रही है, हो सकता है उसमें बस 2 ब्रश स्ट्रोक्स ही क्यों ना हो, अगर वो विजुअली अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा है। ओके, कोई उसको जज नहीं कर सकता, सारी चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, तो ग्रेट आर्टवर्क की पहली बात, कोई डेफिनेशन नहीं है। अब हाँ, एक होता है ग्रेट आर्टवर्क को, जो अभी मैंने पॉइंट बोला कि कुछ छींटे लगा दिए लेकिन अच्छा लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कई सारे जो बिगनर्स होते हैं वो भी वही चीज़ को ट्राई करते हैं। जैसे ये वाला जो आर्टवर्क था उसको कई लोग अगर ट्राई करेंगे लेकिन वो वाला क्लीन वर्क नहीं आएगा, क्योंकि इस पर्सन ने जिसने 2 मिनट में आर्टवर्क बनाने की प्रैक्टिस करी है उसने भी ऑब्वियसली कई बार मेहनत करी, तब जाके वो 2 मिनट वाला काम इतना सुंदर बन रहा है। तो कई लोग एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि हम भी तो वही बना रहे हैं, बट उनका आर्टवर्क अभी अच्छा दिख नहीं रहा होता, टेक्निकल लेवल पे अभी उनकी क्लैरिटी नहीं आई होती। तो बेसिकली आपको एक ग्रेट आर्टवर्क बनाना पड़ेगा, एक अच्छा आर्टवर्क बनाना पड़ेगा। तो चलो इस डिस्कशन को कभी और करेंगे कि एक अच्छा आर्टवर्क में और क्या क्या हो सकता है, कैसे आप उसको और बेहतर करोगे। बेसिकली अभी सेलिंग के ऊपर आते हैं। ठीक है, तो आर्टवर्क कुछ भी हो सकता है। एक चीज़ और होती है कि आप धीरे धीरे टाइम के साथ जैसे जैसे आर्टवर्क को देखते हो, अच्छे आर्टवर्क्स को देखते हो, या जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, जिस टाइप के आप आर्टवर्क्स पे काम कर रहे हो, ये एक क्विक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मान लो आप में से कोई मंडाला आर्टवर्क्स बनाते हैं, आप में से कोई कार्टून आर्टवर्क्स बनाते हैं, कोई कैरिकेचर वही कार्टून्स, या फिर कोई रियलिस्टिक आर्टवर्क बनाते हैं, तो अपने जॉनरा में आप देखते हो कि दुनिया के सबसे बेस्ट आर्टिस्ट जिनका आर्टवर्क सबसे ज़्यादा सेल होता है वो किस टाइप के बना रहे हैं। तब जाके आपको समझ में आता है कि उनके और मेरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपका टेस्ट डेवलप होता है, आप समझ पाते हो कि हाँ मुझे और बेहतर करना है। ओके, आपके अपने जॉनरा में। तो ये भी एक तरीका है अपने क्रिटिकल जो पॉइंट है उसको डेवलप करने का, क्रिटिक सेंस को डेवलप करने का कि मेरा आर्टवर्क और बेहतर कैसे हो सकता है। ओके, तो आपने सब कुछ समझा, सब कुछ जाना, आपने काफ़ी टाइम लगाया अपने आर्टवर्क को डेवलप करने में, और आपका एक ग्रेट आर्टवर्क बन गया। ग्रेट आर्टवर्क यानी कि एक सुंदर आर्टवर्क जो विजुअली अच्छा है,
ओके, जो देखने में अच्छा है, जिसको आप बार बार बना रहे हो, आपकी प्रैक्टिस उसमें बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपकी उसमें एक्सपर्टीज़ है। ओके, वो शार्क टैंक में डायलॉग आता है ना, मेरी इसमें एक्सपर्टीज़ नहीं है, बट आपकी इसमें एक्सपर्टीज़ होनी ज़रूरी है। सो आपकी इसमें एक्सपर्टीज़ है, विजुअली बहुत अच्छा है। बेसिकली ये जो आर्टवर्क आपका बना, ओके, ये है अब आपका प्रोडक्ट जो आप सेल करोगे। ठीक है, अब मैक्सिमम आर्टिस्ट इस जगह पे ही रुके हैं, मतलब 95, 96, 97% आर्टिस्ट सिर्फ यहीं तक आके रुक गए हैं कि वो आर्टवर्क बनाते हैं और फिर सोचते हैं कि इसको सेल कर दें। ऐसे सेल नहीं होता। ओके, अब कोई चीज़ सेल करने के लिए उस चीज़ की डिमांड होनी ज़रूरी है। अब थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, बिजनेस, सब कुछ यहाँ पे आपको समझना ज़रूरी है। इसके बाद की कहानी अब शुरू होती है। कोई भी वस्तु, ये एक सामान है, ओके, एक बार आर्टवर्क को भूल जाते हैं, कोई भी सामान को सेल करने के लिए, ये मार्कर को सेल करना है, इस वाइट बोर्ड को सेल करना है, ठीक है, इस फर्नीचर को सेल करना है, ये मोबाइल को सेल करना है, कुछ भी सेल होती चीज़ें, तो उसकी क्या होती है, उसका डिमांड होता है कि लोग उसको खरीदना चाहते हैं कुछ ना कुछ कारण से। हर चीज़ का अपना अपना कारण है। ये वाइट बोर्ड क्यों खरीदना चाहते हैं? क्योंकि इसमें लिख सकें, अपना प्रेजेंटेशन दे सकें, जो भी। ये मार्कर क्यों सेल होता है? क्योंकि वो वाइट बोर्ड खरीदें, उसमें काम आएगा, लिखने के काम आएगा। ओके, फर्नीचर, सामान रखना है, सामान रखने के साथ उसमें ये भी हो सकता है कि सामान भी रखना है और सुंदर भी हो, तो विजुअली भी चीज़ें लोग देख रहे हैं। तो सब सामान को खरीदने के अलग 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 कारण होते हैं, ये बेसिक बात है। तो कोई भी वस्तु को सेल करने के लिए डिमांड होनी चाहिए और उस डिमांड को आपको अपने प्रोडक्ट से फुलफिल करना है। इस चीज़ को आप दोगे जिसको वो सामान खरीदना है, इसमें आपका प्रॉफिट बचेगा। ओके, इसमें आपका प्रॉफिट होगा और यही चीज़ आप बार 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 करते जाओगे तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता 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 जाएगा और यह है सिंपल बिजनेस। ठीक है, तो जब आप पेंटिंग को सेल करने के बारे में सोचते हो, जब तक आप आर्टवर्क बना रहे हो, इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ, इसको नोट कर लो, दिमाग में छाप लो। लेकिन अगर किसी को बुरी लग जाए ये बात, तो अगर आप बुरी, या तो बुरी लग सकती है, या तो आप प्रैक्टिकली सोचो तो आप स्मार्टली ग्रो कर पाओगे। ओके, जब तक आप आर्टवर्क बना रहे हो तब तक आप आर्टिस्ट हो। ओके, जब आप आर्टवर्क क्रिएट कर रहे हो, अपने आर्टवर्क को और बेहतर कैसे करना है, उसको और तराशना कैसे, उसको और खूबसूरत कैसे करना है, तब तक आप एक क्या हो, आप एक आर्टिस्ट हो। ओके, जब आप बोलते हो कि मुझे अब अपना आर्ट सेल करना है, तो आप एक मार्केटर हो अब, और आप आर्टिस्ट नहीं रहे। हाँ, दुनिया आपको आर्टिस्ट मानेगी, ठीक है, लेकिन आपको रियल में, अगर इस प्रैक्टिकल दुनिया में रियल में ग्रो करना है, तो आपको दिमाग में चीज़ क्लियर करनी होगी कि अगर आपको आर्ट को सेल करना है तो अब आप एक मार्केटर हैं, मार्केटियर। ठीक है, आप मार्केट करोगे अब चीज़ों को, दुनिया आपको आर्टिस्ट समझेगी, लेकिन आप दिमाग में क्लियर रखो कि अब आपको मार्केटिंग में ज़्यादा आपको घुसना पड़ेगा, आप चाहो या ना चाहो। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है, अपनी आर्ट की प्रैक्टिस भी छूट जाती है, कम हो जाती है, वो चीज़ें होती हैं। बट अगर आप जेन्युइनली चाहते हो आगे चल के पेंटिंग को सेल करना, तो इन चीज़ों को जितना जल्दी आप समझ जाओ उतना आपके लिए, फ्यूचर के लिए अच्छा है। ओके, क्योंकि चीज़ें इतनी ईजी होती नहीं है, इतना सुंदर जो हम सोचते हैं कि सब कुछ हो जाएगा, कि पेंटिंग बना दें और लगा दें और वो सेल हो जाए, वैसा कुछ दुनिया में वर्क नहीं करता है। ओके, तो ये चीज़ हो गई कि आप आर्ट करते हो, उसके बाद जैसे ही आप सेल बोलते हो, आप मार्केटर हो, आपको सेलिंग करना पड़ता है, आपको बिजनेस करना पड़ता है, आपको बिजनेस सीखना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें एक एंटरप्रेन्योर में जो चाहिए, एक एंटरप्रेन्योरियल वाला माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। ओके, तो वापस आते हैं, आपका एक प्रोडक्ट है, उसको आप, किसी को डिमांड है उस चीज़ की, उसको आप सेल करते हो और वहाँ पे आपका प्रॉफिट बनता है। ठीक है, दुनिया में हर चीज़ सेल होती है, अब वो पेंटिंग हो, कुछ भी हो, सेल करने वाले कुछ भी सेल करते हैं। बट ये जो डिमांड वाली चीज़ है वो हर चीज़ के लिए अलग अलग होती है। ओके, एक साधारण सी बाइक जो आप मार्केट में सेल होती है, उसकी डिमांड ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगी। ओके, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। लेकिन अगर एक कोई थोड़ी सी डिफरेंट कोई ऐसी कंपनी की बाइक, मान लो BMW की बाइक है, या ऐसी कोई बाइक है जो बहुत हाई प्राइस्ड है, या कुछ ऐसे ब्रांडेड कंपनियों की बाइक है, या कोई भी सामान की मैं बात कर रहा हूँ, ओके, उसकी डिमांड ऑब्वियस सी बात है कम होगी। लेकिन कम होती है, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है, उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है,
तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ वहाँ पे आ जाती है। वैसे ही हर चीज़ में ये चीज़ लागू होती है। एक बार आर्ट से निकल के नॉर्मल दुनिया को ऑब्जर्व करना, पेंटिंग को सेल करने वाली चीज़ आपको समझ में आ जाएगी बहुत अच्छे से। तो पेंटिंग को सेल करना भी उसी तरीके से कुछ है कि आप यहाँ पे कोई साबुन या कोई ये पेन या वो सब सेल नहीं कर रहे हो जो नॉर्मली कहीं भी हर दूसरे घर में डिमांड होती है। आप कुछ ऐसा सेल कर रहे हो, आप एक ऐसी पेंटिंग सेल कर रहे हो, एक ऐसा आर्टवर्क, एक ऐसी चीज़ सेल कर रहे हो जिसकी डिमांड नॉर्मली हर जगह नहीं मिल जाएगी। बहुत गिने चुने ऐसे लोग होंगे जो आर्टवर्क को खरीदना चाहेंगे, ओके, जो आर्ट खरीदना चाहेंगे, जो जिनको ये चीज़ पता होगी कि आर्ट की क्या वैल्यू है, जो ये नहीं कि हाँ फोटो प्रिंट करा के फ्रेम करवा के लगा देते हैं या इसका इतना महंगा क्यों, इसका तो हम फ़ोटो निकलवा सकते हैं, वो सारे जो थॉट्स आते हैं, उन लोगों को सेल करना नहीं होता, वो आपकी ऑडियंस नहीं है। ये ठीक वैसे ही बात है कि आप बोलोगे कि मुझे 1 करोड़ की कार खरीदनी है, तो आसपास अगर आप पूछोगे तो सब मैक्सिमम लोग यही बोलेंगे कि पागल है क्या, 1 करोड़ कोई कार में खर्चा करता है क्या, ओके। लेकिन जिसका शौक है वो करते हैं, ओके। 1000 रुपये में जूते भी मिल जाते हैं, 2000 में जूते मिल जाते हैं, लेकिन जो शौकीन आदमी है वो 1-1 लाख के भी जूते पहनता है। तो ये शौक वाली चीज़ हो जाती है। जब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए हम प्राइस पे करते हैं तो वहाँ पे सिर्फ उसका फीचर मैटर नहीं करता, ओके। जैसे नॉर्मल हम कोई कार खरीदेंगे, एक टाटा की कार खरीदेंगे 15 लाख की, ओके, बट किसी को पोर्श लेनी है, किसी को BMW की गाड़ी लेनी है, उनको गाड़ी चलाने से ज़्यादा उनको स्टेटस से मतलब है कि वो चीज़ विजुअली सामने वाले को कैसे लगेगी। तो वहाँ पे उनका थॉट अलग होता है। जो नॉर्मल कार ले रहा है उसका थॉट और एक कोई ऐसी कार ले रहा है जो बहुत ऊंचे ब्रांड की है, बहुत ज़्यादा प्राइस वाली कार है कोई सी, तो ऑब्वियस सी बात है उनका थॉट अलग है नॉर्मल कार लेने वाले पर्सन के कंपैरिजन में, ओके। ये बेसिक चीज़ों को पहले ह्यूमन साइकी को समझना आप लोग जब आप पेंटिंग को सेल करने जाते हैं। तो जब आप आर्ट सेल करने के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। मैटर करता है कि आप किस पर्सन के लिए वो आर्टवर्क बना रहे हैं, आप किस प्राइस का आर्टवर्क बना रहे हैं। अगर आप 200-200, 300-300 रुपये का आर्टवर्क बनाते हैं और चेहरा पोर्ट्रेट बना के सेल करना चाहते हैं तो वो हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए लोग। आप सोचते हो कि थोड़ा महंगा आर्टवर्क बनाएंगे, या जो आप मन में सोचते हैं वो लाखों लाखों वाली पेंटिंग जो आपके मेनली जो सबके मन में आती है, उस चीज़ को पाने के लिए ऑब्वियस सी बात है जो आपकी ऑडियंस होगी वो काफ़ी लिमिटेड होगी। तो अब खेल आता है ये समझना कि ऑडियंस की रिक्वायरमेंट क्या है, वो ऑडियंस क्या चाहती है, दूसरा उस ऑडियंस तक पहुंचे कैसे। ये दोनों चीज़ें आपको फिर यहाँ से ऑब्जर्व करनी पड़ेगी। अब ये जो चीज़ है कि ऑडियंस तक कैसे पहुँचे, ये आज के टाइम पे बहुत ईजी हो गया है पुराने ज़माने के कंपैरिजन में, कंप्लीटली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। पुराने ज़माने में अगर कोई आदमी एक गांव में पैदा हुआ, कोई इंसान एक जगह पे पैदा हुआ, तो वो अपनी किस्मत लेके आता था कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ तो मैं यहीं तक कर पाऊँगा, या तो वो फिर वो शहर छोड़ के कहीं बाहर जाता था, वो चीज़ें होती थी। पहली बार इस जनरेशन में चीज़ हो रही है कि हम जब सोशल मीडिया के ज़माने में, हमारी जो फर्स्ट जनरेशन है जो ये सोशल मीडिया के ज़माने में जी रही है, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम घर बैठे उन लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो हमारी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो हमारी फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, जो हमारी फील्ड से कनेक्ट होना चाहते हैं, जिनको हमारे काम में मज़ा आता है, उनको भी वही चीज़ में जिनको हम जिसमें हमें मज़ा आता है। तो हमारे टाइप की ऑडियंस का मिलना, हम जो काम करना चाहते हैं, ये सबसे बड़ा बून है, ओके। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा वरदान है सोशल मीडिया का। बाकी सारे वरदान हैं लेकिन सबसे बड़ा वरदान यही है, क्योंकि इस वजह से ही जितने भी लोग अलग अलग काम में दिलचस्पी रखते थे, कोई पेंटिंग करने में, कोई सिंगिंग करने में, कोई खाना बनाने में, या कोई किसी भी चीज़ में, तो वो लोग अपने काम को अपने सोशल मीडिया के थ्रू सेल कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उस तरीके की ऑडियंस को अपने उस सोशल मीडिया में कनेक्ट कर पाए हैं, ओके। अब कनेक्ट कैसे करें? कनेक्ट करने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है कंटेंट बनाना पड़ेगा, ओके। कंटेंट बनाना पड़ेगा सोशल मीडिया पे। अब आप कंटेंट बनाओगे, कंटेंट को बनाना और कंटेंट को पोस्ट करना ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। कंटेंट बनाना मार्केटिंग के अंदर आता है, ओके। जैसे मार्केटिंग के आपने कई सारे एग्जांपल सुने होंगे कि मार्केटिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है।
आदमी मार्केटिंग में सेल नहीं करता, वो बस एक अपना नाम बना रहा होता है, एक चीज़ बना रहा होता है, एक कनेक्शन बना रहा होता है, लोगों को ये पता चल रही होती है कि इनके पास ये चीज़ है जो हमारे काम की है। सेल उसके बाद होता है। 80% रोल मार्केटिंग प्ले करती है, 20% रोल सेलिंग प्ले करती है। जब कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा होता है या उसका ब्रांड बनाना होता है। तो मार्केटिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है। मार्केटिंग सोशल मीडिया नहीं है, या मार्केटिंग का मतलब कंटेंट बनाना नहीं है। कंटेंट मार्केटिंग का पार्ट है। मार्केटिंग एक बड़ा शब्द है। ओके, मार्केटिंग एक बड़ा शब्द है। जैसे आर्ट की दुनिया में ड्राइंग एक बड़ा शब्द है, उसके अंदर स्केचिंग, उसके अंदर सारी चीज़ें आती हैं। तो मार्केटिंग एक बड़ा शब्द है, बहुत बड़ा शब्द। ये सोशल मीडिया नहीं था तब भी था, जब इंटरनेट नहीं था मार्केटिंग तब भी थी। तब अलग तरीके से मार्केटिंग होती थी, अब सोशल मीडिया आ गया तो मार्केटिंग सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है। ओके, तो कई लोग जो सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, वो सिर्फ कंटेंट बना के पोस्ट कर रहे हैं कि हमने वीडियो बनाया, रील बनाई, पोस्ट कर दिया, अपलोड कर दिया, हम तो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। यूज़ नहीं करना है सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया की साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना है। तो मार्केटिंग के अंदर आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने की जरूरत है कि ह्यूमन कैसे काम करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, लोग किस तरीके से सोचते हैं। ये सारी चीज़ें भी आपको सीखनी पड़ेंगी। तो जब कोई मुझे बोलता है कि मुझे पेंटिंग सेल करनी है, तो आपको समझना होगा कि ये सारी चीज़ें आपको एक एक करके सीखनी पड़ेंगी। कोई मजाक नहीं है आर्टवर्क को सेल करना। ओके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, कोई चीज़ आप सेल करना चाहते हो और वो भी वो चीज़ जिसमें आपको मज़ा आ रहा है, वो चीज़ जिसमें आपका पैशन है, वो चीज़ जिसको आपको क्रिएट करने में इन्जॉयमेंट मिलती है। अगर आप उसको सेल करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है, कॉमेडी तो है नहीं, बहुत मेहनत लगेगी। कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, या कोई टॉप आईएएस ऑफिसर बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, उसमें जो मेहनत लगने वाली है उस लेवल पे जाने के लिए, उतनी मेहनत इस फील्ड में भी लगेगी। और जो लोग मेहनत करेंगे उनको रिजल्ट्स मिलते भी हैं। ओके, सो जब आप मार्केटिंग करोगे तो आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझोगे और इसके हिसाब से ही आप अपने कंटेंट को भी डिज़ाइन करोगे। अब कंटेंट डिज़ाइनिंग में सबसे बड़ा, जो आज सबसे बड़ा रोल प्ले करता है, वो है एजुकेशनल मार्केटिंग। ओके, एजुकेशनल मार्केटिंग, कि आप कोई चीज़ के बारे में एजुकेट कर रहे हो। इसको बोलते हैं, इसको इसलिए करते हैं ताकि ये डिमांड को हम क्रिएट कर सकें, डिमांड क्रिएट भी कर सकें, प्लस जो ऑलरेडी डिमांड हमारे पास हैं उन पे हम कनेक्ट कर सकें। डिमांड को एक बार समझिए, कुछ चीज़ों की डिमांड ऑलरेडी समाज में है, कुछ चीज़ों की डिमांड हमें क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, दो चीज़ें। एक, डिमांड ऑलरेडी समाज में चल रहा है। ओके, किसी को कंघी लेनी है, किसी को किसी को कुछ मान लो कुर्सी लेनी है, किसी को पंखा लगाना है, ये डिमांड ऑलरेडी समाज में है, सबको पता है कि ये चीज़ें बेसिक है, सबको खरीदना है। लेकिन कुछ चीज़ों की डिमांड बनानी पड़ती है। जैसे कुछ साल पहले तक सनस्क्रीन यूज़ नहीं होता था, जैसे 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 धूप बढ़ रही है, गर्मी बढ़ रही है, लोगों की स्किन टैन हो रही है, तो कंपनियों ने प्रमोट करना शुरू किया कि सनस्क्रीन लगाओगे तो धूप का असर कम होगा, तो आपकी स्किन सही रहेगी, आपकी स्किन धूप में डल नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। इसके ऊपर एजुकेट कर करके एक डिमांड बना दिया कि हाँ, धूप में जाओगे तो सनस्क्रीन ज़रूरी है। अभी भी कई लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन बहुत लोगों को अब पता है। तो ऐसे कई चीज़ों के ऊपर अवेयरनेस बनाई गई है। एक टाइम था जब टूथपेस्ट यूज़ नहीं किया जाता था। ओके, बट कोलगेट आई, कोलगेट कंपनी ने फिर वो चीज़ प्रमोट किया कि आपको ब्रश करना चाहिए, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करो, कोलगेट का इस्तेमाल करो, कोलगेट का इस्तेमाल करो। वो डिमांड बनते सबको ये होगा कि हाँ, ये चीज़ तो ज़रूरी है करना। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट हैं जो रियल लाइफ में ज़रूरी कभी नहीं थे, बट हमें ऐसा लगता है कि ये चीज़ तो ज़रूरी है, ब्रश करना ज़रूरी है, हमें ये वाला साबुन, जो भी कुछ भी है। ओके, डेंड्रफ, सिर में डेंड्रफ होना गंदी बात होती है, ये चीज़ें कंपनियों ने हमें सिखाया है, हमें नहीं पता था ना, ये एक्चुअल में ऐसा कुछ रियल वर्ल्ड में कई चीज़ें एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो हमें पता है आज के डेट में, जस्ट बिकॉज कि उसकी मार्केटिंग करी गई, उसके बारे में हमें अवेयर कराया गया। ओके, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, बेसिकली हम उसके बारे में जानते हैं क्योंकि उसकी मार्केटिंग बहुत तगड़ी करी गई और बहुत साल तक करी गई। ओके, तो मार्केटिंग बेसिकली एक विश्वास दिलाना है लोगों को कि वो चीज़ जो आपका प्रॉब्लम है उसको ये सामान सॉल्व कर सकता है। ओके, तो डिमांड, जो आपकी पेंटिंग है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसको सेल करने के लिए या तो डिमांड ऑलरेडी होगी या आपको क्रिएट करनी पड़ेगी।
अब जो डिमांड ऑलरेडी है, मतलब जो लोग ऑलरेडी एजुकेटेड हैं इस बारे में कि आर्ट वर्क हमें लगाना है, कुछ लोग ऑलरेडी, कई लोग, लाखों लोग ऐसे भी हैं पूरी दुनिया भर में, लाखों करोड़ों लोग हैं जो चाहते हैं हैंडमेड पेंटिंग खरीदना, उसको अपने कमरे पे लगाना, अपनी गैलरीज, अपने स्टूडियो में कहीं पे भी लगाना, एक आर्ट वर्क को ऑफिस में लगाना, अपने घर के इंटीरियर के हिसाब से लेना। कोई उसमें मीनिंग देखता है, कोई उसमें इंटीरियर की खूबसूरती देखता है, अपने अपने शौक़ हैं, सबके अपने अपने थॉट्स हैं। कोई उसमें कोई डीप फिलॉसफी देखना चाहता है, कोई पेंटिंग में कोई मीनिंग पढ़ना चाहता है, अपने अपने थॉट्स हैं, अपने अपने शौक़ हैं, ठीक है। तो कुछ लोग ऑलरेडी हैं, डिमांड उनके तरफ से ऑलरेडी है। कई लोगों के लिए हमें डिमांड बनानी पड़ती है, एक अवेयरनेस बनाना पड़ता है। अवेयरनेस बनाने के लिए भी हमें कंटेंट, एजुकेशनल कंटेंट बनाना पड़ता है। हमें वो चीज़ बताते रहनी पड़ेंगी कि ये चीज़ क्यों वर्क करती है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्यों है, ये चीज़ कैसी है। अब इसमें एजुकेशनल मार्केटिंग की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो इंसान एजुकेशन दे रहा होता है, लोग अल्टीमेटली उससे ख़रीदने में ज़्यादा ट्रस्ट फील करते हैं। जैसे अगर मान लो आपके शहर में कोई डॉक्टर है, वो अगर एजुकेशन दे रहा है किसी बीमारी के बारे में, और उसका कंटेंट बार बार आ रहा है, उसकी वीडियो आप बार बार देख रहे हैं, ये चीज़ आपके साथ हुई भी होंगी, ऑब्जर्व करिएगा, अपने आप को ऑब्जर्व करिएगा। जितना आप अपने आप को ऑब्जर्व करोगे, उतना आप ह्यूमन साइकोलॉजी, इस सब्जेक्ट को और बेहतर समझ पाएंगे। ओके, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कॉलेजेस में, सब्जेक्ट्स होते हैं, बट ये सारे सब्जेक्ट्स ना बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप खुद ऑब्जर्व करोगे अपने आप को, तो आपको खुद चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप किसी की वीडियो देखते हैं, किसी टॉपिक के बारे में, किसी डॉक्टर की वीडियो मान लो आ रही है, वो डॉक्टर किसी एक चीज़ के बारे में बार बार एजुकेट कर रहे हैं, बता रहे हैं ये करो, ये मत करो, ये प्रॉब्लम इससे हो जाएगी, और वो प्रॉपर प्रूफ के साथ उन चीज़ों को शेयर कर रहे हैं। तो कल की डेट में वो बीमारी या जिस चीज़ के बारे में वो एजुकेशन दे रहे हैं, अगर वो चीज़ें आपको होती हैं या आपके पहचान में किसी और को होती हैं, तो आप ज़रूर उस डॉक्टर से संपर्क करना चाहेंगे जो इस चीज़ के बारे में ऑलरेडी अवेयर कर रहे थे काफ़ी टाइम से। तो जो इंसान जिस चीज़ के बारे में एजुकेट कर रहा होता है बार बार, ऑटोमेटिकली हमारा माइंड ऐसा सोचता है कि ये पर्सन इस चीज़ के बारे में जानकारी रखता है, हमारा उसके साथ ट्रस्ट बन चुका होता है, हम उसके पास जाना चाहते हैं। तो इसलिए जब आप कंटेंट बनाते हैं और जब आप उसमें खुद उन चीज़ों को बता रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं, और एजुकेशन प्रॉपरली रेगुलर बेसिस पे अपना कंटेंट क्रिएशन करते समय एजुकेट कर रहे होते हैं ऑडियंस को, लोगों को, तो जो लोग आर्टवर्क खरीदना चाहेंगे या उस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे, उस टॉपिक के बारे में, वो लोग आपसे पहले तो कनेक्ट होंगे, क्योंकि वो कंटेंट वही लोग देख रहे होंगे जिनको उस टॉपिक पे दिलचस्पी हो। तो एक तो वो आपसे कनेक्ट होते हैं, दूसरा वो नर्चर हो रहे होते हैं, नर्चर होते होते उनको एक क्लैरिटी आ जाती है कि कल के डेट में अगर उनको कुछ खरीदना हो तो वो आपसे लेंगे। पेंटिंग के बारे में, अगर आपका प्रोडक्ट पेंटिंग से रिलेटेड है तो आप उससे रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट बनाएंगे। ये हो गया मार्केटिंग का एक बेसिक तरीका जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आपको मार्केटिंग करनी है। अब जितना डीप आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझेंगे, आपका मार्केटिंग उतना बेहतर आप कर पाएंगे। एक तो सिंपल बेसिक ग्राउंड रूल है कि आपने एजुकेशनल कंटेंट बनाया उस चीज़ के अराउंड जो आपका मेन प्रोडक्ट या सर्विस है, उस चीज़ के अराउंड आप रेगुलर बेसिस पे एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो। ये बेसिक ग्राउंड रूल है। उसके बियॉन्ड जाने के लिए, छोटी छोटी चीज़ों में ट्विस्ट, छोटी छोटी चीज़ों को टेस्ट करते रहने के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी को और समझते रहना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कि कौन सी बात ह्यूमंस को ज़्यादा कनेक्ट करती है, किस टाइप की मैसेजिंग में करूँ तो उससे मेरे टाइप की ऑडियंस ज़्यादा कनेक्ट कर सके। ये सारे जो थॉट्स हैं ये धीरे 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 करके आते चले जाते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या समझा कि आपको अगर अपना आर्टवर्क सेल करना है तो आपको एक बहुत अच्छा आर्टवर्क बनाना पड़ेगा, आपको मार्केट डिमांड समझनी पड़ेगी, डिमांड के हिसाब से मार्केटिंग करनी पड़ेगी, सो दैट वही टाइप के लोग आपसे कनेक्ट भी हों और वो धीरे 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 नर्चर भी हों कि उनको आपसे चीज़ों को लेना है। ओके, अब ये जो डिमांड आपके पास कनेक्ट होनी शुरू हुई सोशल मीडिया के थ्रू, यही वो डिमांड है, यही वो लोग हैं जो आपसे आपके आर्टवर्क को खरीदना चाहेंगे। अब चीज़ें यहीं पे रुकती नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें जो आपको समझनी है। फिर एक शब्द आता है जिसको बोलते हैं मार्केट पोजीशनिंग, कि लोग अब आपको किस चीज़ के लिए जानते हैं, किस नाम के लिए जानते हैं, लोग आपको किस चीज़ के लिए बेसिकली मानते हैं। ओके, तो जब आप लॉन्ग टर्म पे कंटेंट बनाते हो, एजुकेट करते हो उस चीज़ के अराउंड, आप एक टाइप का आर्टवर्क बना रहे हो, उसको रेगुलर बना रहे हो, उसके ऊपर एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हो, उसके बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हो, उसको आप रेगुलरली पोस्ट कर रहे हो, तो क्या होता है ना, उस चीज़ के लिए लोग आपको जानना शुरू कर देते हैं। आपके बात करने का तरीका, आपका कुछ पॉइंट्स जो आप अपने हर वीडियो में, हर कंटेंट में बार बार बोल रहे होते हैं, वो सारी चीज़ें, जैसे अगर आपने मुझे बहुत टाइम से सुना है,
अगर आप मुझसे पहले से कनेक्टेड हैं तो ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, ये 3 शब्द आप मुझसे कई बार सुने होंगे। तो ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो भी लोग मुझसे बहुत टाइम से कनेक्टेड, अगर ये शब्द वो कहीं और भी सुने, कहीं और किसी और व्यक्ति ने भी ड्राइंग फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बोल दिया, तो उनको उनके दिमाग में मेरा चेहरा आएगा, क्योंकि वो लोग मुझसे कई साल से कनेक्टेड हैं जब मैं ये सारे शब्द यूज़ कर रहा हूँ। तो जब आप अपना एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं तो जिस तरीके, देखो थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ। एक ये कि एक मेरा टॉपिक है, एक मेरा प्रोडक्ट है जिसके अराउंड मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, मैं एजुकेशनल कंटेंट बना रहा हूँ। एक तो ये हो गया मेरा एजुकेशनल मार्केटिंग, ओके। लेकिन जिस वे में मैं बता रहा हूँ, जो मेरा तरीका है बताने का, जो मेरा नेचुरल तरीका है बताने का, या जो वर्ड्स में इस्तेमाल करता हूँ उन चीज़ों को बताते हुए, वो सारी चीज़ें इस्तेमाल आती हैं जब आपकी मार्केट पोजीशनिंग होती है। कई लोग, क्या होता है कि कई लोग बार बार कोई गाली यूज़ कर रहे होते हैं, ओके। गाली देने में बोल नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो वर्ड लोगों के दिमाग में कनेक्ट हो जाता है कि उस शब्द को जब भी सुनते हैं लोग तो उसका याद आता है। ऐसे कई सारे शब्द हैं। बेसिकली आपको एक आइडिया लगे कि एक होता है एजुकेशनल मार्केटिंग, एजुकेट करना, उस बारे में कंटेंट बनाना, और जिस वे में हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके से हम शेयर कर रहे हैं, तो अपनी एक पहचान बनती है, ओके। इसको बोलते हैं पर्सनल ब्रांड का बनना। आपकी मार्केट पोजीशनिंग हो गई, लोग आपको उस चीज़ के बारे में जानने लग गए। अब लोग आपको, ये आप हो, आपको, और ये आपका कंटेंट जिसमें आप अपना आर्ट के प्रोडक्ट, आप आर्ट रिलेटेड जो आपकी पेंटिंग्स है उसके बारे में बता रहे हो, वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको और इसको कनेक्ट करने लग जाते हैं, ठीक है। ये दोनों में कनेक्शन बन गया। मैं अगर कोई पेंटिंग बना रहा हूँ, बार बार आर्टवर्क्स बना रहा हूँ, एक टाइप के आर्टवर्क्स बना रहा हूँ, उस आर्टवर्क के बारे में एजुकेट कर रहा हूँ, बार बार कंटेंट बना रहा हूँ, उस आर्टवर्क को कहीं लगा के उसके बारे में कुछ बता रहा हूँ, एक आर्टवर्क को मैंने सामने लगाया और उसके बारे में बता रहा हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि इस आर्टवर्क को देखने से मुझे सबसे पहले ये चीज़ समझ में आती है, इसमें मैं ये देखता हूँ, इन चीज़ों को देखना ज़रूरी है। एक आर्टवर्क मैंने लगाया, मान लो मैं कॉन्टेंट बना रहा हूँ, मुझे पेंटिंग सेल करना है, ओके, और मैं इस लाइन में ही घुस रहा हूँ। मैंने एक पेंटिंग लगाई, सामने उस पेंटिंग में कुछ भी चीज़ जो भी मैंने बनाया है, उस पेंटिंग की तरफ देख के मैं ये बात कर रहा हूँ कि इस पेंटिंग में सबसे ज़्यादा इस कलर का इस्तेमाल किया गया है, ये कलर सिंबलाइज़ करता है इस चीज़ को, इस चीज़ की इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल मैं कलर दिखा रहा हूँ वाइट कलर पीस को दर्शाता है। पीस हमारी लाइफ में बहुत मैटर क्यों करता है? आजकल हमारी लाइफ में जितना संघर्ष चल रहा है, आज जितना तनाव है, आज हमारे इस एनवायरनमेंट में जितना स्ट्रेस है, उसके हिसाब से ये वाइट कलर किस तरीके से उस चीज़ को टैकल करता है, उन चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं एजुकेट भी कर रहा हूँ, मेरे बताने का तरीका भी वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, और जिस तरीके से उन चीज़ों को मैं अपनी ऑडियंस को शेयर कर रहा हूँ, उनके मन में भी एक फीलिंग आ रही है कि हाँ, ये चीज़, ये फीलिंग हमारे साथ भी, हम अपने आर्टवर्क अपनी दीवार पे लगाएंगे तो ये फीलिंग हमें भी आएगी। तो मार्केट पोजीशनिंग, जब मैं ये चीज़ को शेयर कर रहा हूँ, कैमरे पे मैं दिख रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो लोग मुझे मेरे आर्टवर्क के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो मार्केट पोजीशनिंग हो रही है, मेरी पर्सनल ब्रांडिंग बन रही है, लोग मुझे जानने शुरू कर रहे हैं, ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं। ये चीज़ों में समय लगेगा, कुछ साल इस चीज़ के ऊपर हमें लगातार काम करते रहना पड़ेगा। तो इस एग्जाम्पल से एक और शब्द इसके अंदर निकल के आता है, वो है स्टोरी टेलिंग, ओके। यहाँ पे स्टोरी टेलिंग का भी बहुत बड़ा महत्व है। जब हम कंटेंट बनाते हैं, जब हम एजुकेशनल कंटेंट बनाते हैं, और देखो सब चीज़ उसी के अंदर एक एक करके आ रही है, हर स्किल छोटे छोटे लेवल पे काम आती है। मैंने एजुकेशनल कंटेंट बनाया, मैंने उस चीज़ के बारे में लोगों को बताया, धीरे धीरे मार्केट पोजीशनिंग हो रही है, लोग मुझसे कनेक्ट हो रहे हैं, मेरे थ्रू मेरे आर्टवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं। जो फीलिंग्स मैं शेयर करना चाहता हूँ, वो फीलिंग्स मैं आर्टवर्क में जो दर्शाना चाहता हूँ, उस फीलिंग्स को मैं एजुकेशनल कंटेंट के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। अवेयरनेस बन रही है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, और जिन लोगों को मैं वो सारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, उस तरीके के लोग मेरे सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो रहे हैं, कम्युनिटी बन रही है। जिस वे में मैं बता रहा हूँ, मेरे बताने का तरीका, मैं उस प्यार से बता रहा हूँ, मैं कौन सी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो मेरा तरीका है उन चीज़ों को एक्सप्रेस करने का, वो मेरे पर्सनैलिटी को, मेरे पर्सनल ब्रांडिंग में हेल्प कर रही है। अब जिस तरीके से मैं उसको बता रहा हूँ, यानी कि अगर सिर्फ वाइट कलर का मैं एक पेंटिंग बनाया हूँ, पेंटिंग में वाइट और ब्लैक का इस्तेमाल है, और मैं उसके बारे में दर्शा रहा हूँ कि वाइट कलर एक स्वॉन को दर्शाता है, उसमें ऐसा होता है, उसमें वो होता है, तो बेसिकली यहाँ पे आता है मेरा स्टोरी टेलिंग का स्किल, कि किस तरीके से उस चीज़ को एज ए स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि स्टोरी टेलिंग स्किल के थ्रू मैं उस चीज़ को और बेहतर कम्युनिकेट कर पाऊँगा अपनी ऑडियंस को, ओके।
तो ये चीज़ें चल रही हैं मेरे सोशल मीडिया के थ्रू। जो भी मैं सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाता हूँ, मैं इस तरीके से अपने आप को, चीज़ों को, अपने आर्टवर्क को एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एजुकेट कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, स्टोरी टेलिंग के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें चल रही होंगी। ओके, तब जाके एक जो ऑलरेडी जिनका डिमांड है मार्केट में उन चीज़ों को लेके वो कनेक्ट होगा। दूसरा, हम और अवेयरनेस बना पाएंगे। जो भी लोग इन चीज़ों को नहीं समझते हैं उनको वो चीज़ें समझ में आनी शुरू होंगी और वो लोग हमसे कनेक्ट होंगे। हमारा गोल लाखों करोड़ों की फॉलोअर्स इकट्ठा करना नहीं रहेगा। हमारा गोल बस इतना रहेगा सोशल मीडिया के थ्रू कि जो ऑडियंस हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है या हमारा प्रोडक्ट लेना चाहती है, उस तरीके की ऑडियंस बस हमारे सोशल मीडिया पे आए, क्योंकि कल की डेट में वो हमसे खरीद सकते हैं। बस इतना गोल है। ओके, अब अभी तक जो हमने समझा ये था बेसिक्स। ओके, ये बेसिक है। इतना नहीं हो रहा है तो पेंटिंग को सेल करना तो बहुत दूर की बात है। अभी आप ग्राउंड ज़ीरो पे भी नहीं हो। ये बहुत बेसिक्स थे जो अभी हमने कवर किए। इसके बाद आगे की डिफ़िकल्ट जर्नी शुरू होगी, आगे का कॉम्प्लिकेशन शुरू होगा। अब यहाँ पे धीरे धीरे आप डिसाइड करते हो कि मेरा ब्रांड या मेरा जो मार्केट पोजीशनिंग है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, लोग मुझसे कितना ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड है, मेरी कम्युनिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें डिसाइड करेंगे कि आप अपना आर्टवर्क किस लेवल पे कितना महंगा सेल कर सकते हो। वो सारी चीज़ें उस वक्त आएंगी। ओके, तो ये चीज़ें जो हमने बेसिक समझा उसको बहुत टाइम तक करना पड़ेगा और उसमें छोटे छोटे चीज़ों को आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि किस तरह से मैं बात कर रहा हूँ या किस तरीके से मैं बात कर रही हूँ तो वो बेहतर लोगों तक पहुँच रहा है, कनेक्ट कर रहा है, सही लोगों से कनेक्शन मिल रहा है। वो सारी चीज़ें आपको ओवर ए पीरियड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर आपका फिर लॉन्ग टर्म गोल आता है, क्योंकि ये चीज़ आपके लॉन्ग टर्म गोल में सपोर्ट करेगी कि आपकी मार्केट पोजिशनिंग कितनी स्ट्रांग है, आपका पर्सनल ब्रांड कितना स्ट्रांग है, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि लोगों का आप पे ट्रस्ट कितना है। ट्रस्ट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा सेल होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है तो ये सारे बेसिक्स जो थे उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से आपको करते रहना पड़ेगा और इसको रेगुलर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 6 महीने में एक कंटेंट बना दिया, आपने कभी कभार सोचा और आपने बोला 1-2 वीडियो बना के देख लेते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, फिर आपने बोला छोड़ देते हैं। आपको रेगुलर करते रहना पड़ेगा, तब जाके आप उसको और बेहतर कर पाओगे। और जब रेगुलर चीज़ें आती हैं तब लोग रिकॉल कर पाते हैं, आपकी रिकॉल वैल्यू बढ़ पाती है। फिर आप इसमें क्योंकि बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों को फिर देखते हो। ठीक है, आप ये फिर देखते हो कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, आप जो आपकी अर्निंग हो रही है उसके बेस पे आपको कौन सी टीम रिक्वायरमेंट पड़ रही है, कौन सा पर्सन आपको चाहिए, आपको डिज़ाइनिंग, आपका अगर मेन गोल है तो एस्थेटिकली आपका पेज कितना सुंदर दिख रहा है। आप कंटेंट तो बना रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, बट क्योंकि आपके ब्रांड का कोई कलर है, कोई ब्रांड के कोई गाइडलाइंस हैं, कुछ शब्दों को आप यूज़ करते हो, कुछ शब्दों को आप यूज़ नहीं कर रहे हो, जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे रिफाइन होती हैं लॉन्ग टर्म में। तो वो सारी चीज़ों को फिर आपको देखना पड़ता है। ओके, अब यहाँ पे एक कड़वी सी बात मैं बोल रहा हूँ, इस बात को जितना जल्दी मान लो उतना अच्छा है। ओके, अगर आप फेल होते हैं किस चीज़ में, अपने पेंटिंग को सेल करने के मामले में, चलो शुरू में टाइम लगेगा, उसमें आप काम कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, सारी चीज़ें हो रही है, बट अगर आप फेल हो रहे हो अपने आर्टवर्क को सेल करने के मामले में तो इसका रीज़न सिर्फ आप होंगे। ये बात एक्सेप्ट करना सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है। ये इसलिए क्योंकि या तो आपका आर्टवर्क में दम नहीं है, या आपने ऑडियंस, अपनी टारगेट ऑडियंस ही गलत बनाई है। ओके, तो अगर आपका आर्टवर्क सेल नहीं हो रहा है या आर्टवर्क को सेल करके आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है या उसमें आप प्रॉफिटेबली काम नहीं कर पा रहे हैं, तो सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करिएगा कि ये कंप्लीटली 99 नहीं 100% गलती मेरी है। क्योंकि अक्सर मैंने जितने भी लोगों को देखा है जो पेंटिंग को सेल करना चाहते हैं वो यही बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे लोग ख़रीदना नहीं चाहते हैं, या यहाँ पे ये सस्ता मांग रहे होते हैं, या कोई पेंटिंग आज के डेट में ख़रीदना नहीं चाहता। ये जितने भी क्वेश्चंस या जितने भी स्टेटमेंट्स आते हैं ये उनके तरफ से ही आते हैं जो इन चीज़ों को बिना समझे काम कर रहे हैं और जो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि गलती मेरी है। तो इसीलिए ये चीज़ भी एक दिमाग में रखिएगा जब आप पेंटिंग को सेल करने के रास्ते पे निकलें। ओके, अब एक सवाल और आता है कि क्या इंडिया में प्रॉब्लम है पेंटिंग को सेल करने के मामले में? तो अगर मार्केट के हिसाब से देखें तो हाँ, प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में 150 करोड़ की जनता है, मान लो, ठीक है, 150 करोड़ की जनता है। इसमें कुछ ही ऐसे लोग हैं, कुछ लाख या कुछ करोड़, कुछ 1% ही लोग मुश्किल से हैं
जो अच्छे खासे कैटेगरी में आते हैं, जो अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, ओके, जो महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। टॉप कैटेगरी में जाए तो जो महीने के करोड़ों कमा रहे हैं, वो बहुत 1% की कैटेगरी में आते हैं, ओके। बाकी जितनी भी इंडियंस हैं, जो इंडिया की जनता है, उसमें से कई करोड़ तो अनएम्प्लॉयड हैं, कई करोड़ बहुत बेसिक लेवल पे सैलरी कमा रहे हैं। तो वो खुद आप एक बार ऑब्जर्व करो, अगर कोई आदमी महीने का 40,000 50,000 अर्निंग कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है कि उस पर्सन के लिए मेनली जो इम्पॉर्टेंट नीड्स हैं वो सबसे पहले आएंगी। जो लग्जरी रिलेटेड चीज़ें हैं, जो उसके काम की चीज़ें नहीं हैं, जिसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो, वो ऑफकोर्स उसके उस लिस्ट में नहीं होंगी, ओके। अगर एक पर्सन की 20,000 की सैलरी है, एक पर्सन की 20,000 की सैलरी है, तो ऑब्वियस सी बात है वो अपना नॉर्मल डेली नीड्स को पूरा करेगा। अपने अगर थोड़े बहुत डिज़ायर्स हैं, कभी पिक्चर देख के आ गया, वो सारे डिज़ायर्स फुलफिल करेगा। कुछ बियॉन्ड डिज़ायर्स है, कुछ बड़े डिज़ायर्स हैं, उसको फुलफिल करने का उसके पास ना उसके पास पॉसिबल होगा, ना उसको कभी उस चीज़ के बारे में थॉट आएगा। और आदमी डिज़ायर, अगर बड़े डिज़ायर आता भी है जहाँ पे उसको वो लोन लेके भी चीज़ें ले लेता है, जैसे किसी को कार लेनी है, उसके पास अभी पैसे नहीं है, तो वो लोन लेके भी कई लोग इंडिया में कार ले लेते हैं, ओके। हालांकि नहीं लेनी चाहिए, एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा डिसीजन है, बट ले लेते हैं क्योंकि वहाँ पे अपना स्टेटस सिंबल दिखाना होता है उनको कि हाँ हमारे पास भी ये चीज़ है, और वो चीज़ है, ओके। वो चीज़ एक अच्छा लगे बुरा लगे कैसा भी लगे, ये प्रैक्टिकल रियलिटी है कि स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए लोग सामान खरीद लेते हैं। लेकिन जहाँ पे बात पेंटिंग की आती है, अगर किसी को लोन लेना है तो वो पेंटिंग को लोन लेके नहीं खरीदेगा। वो भले कार खरीद सकता है लोन लेके, वो पेंटिंग नहीं खरीदेगा लोन लेके लाखों की। तो ऑब्वियस ही बात है, बहुत कम लोग हैं जो पेंटिंग को खरीदना चाहते हैं। और इंडिया का जो लोग हैं, इंडिया के जो लोग हैं, ओके, उसमें ये चीज़ है कि बहुत कम ऑडियंस है जो पेंटिंग को खरीदना चाहेगी, और वो बहुत टॉप कैटेगरी में, ऊपर कैटेगरी में आएंगी। यहाँ नीचे की कैटेगरी में ये चीज़ें नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप थोड़ी मोड़ी जो आपकी पेंटिंग सेल हो सकती है कम प्राइस में, वो इस कैटेगरी में सेल हो भी सकती है। लेकिन अगर आपको टॉप कैटेगरी में आप लाखों की और बहुत कई महंगी पेंटिंग सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, और रेगुलर पेंटिंग को सेल करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको ऑब्वियस सी बात है, आपको टॉप कैटेगरी में आना पड़ेगा। और टॉप कैटेगरी में आना ऑब्वियस सी बात है बहुत टफ है, ओके। इट विल टेक टाइम। आपको उस तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बहुत चीज़ें आ जाती है, बहुत चीज़ें। सिर्फ आर्टवर्क को बनाना काफ़ी फिर नहीं रहता है। लोग आपको कितना जानते हैं, आप कितना बेहतर वे में उनको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वो सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं, ओके। तो एक तो ये चीज़ है, डिमांड एंड सप्लाई का जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया में मेन डिमांड है कि हम खुद करके सीख लेंगे, ये वाला थॉट इंडिया में ज़्यादा है। हालांकि सोशल मीडिया का ज़माना है, आप अगर प्रॉपर वे में पेंटिंग को अच्छा आर्टवर्क बनाते हैं, उसको प्रॉपरली सोशल मीडिया के थ्रू, अपना एजुकेशनल मार्केटिंग के थ्रू, अपनी प्रॉपर ह्यूमन साइकोलॉजी को समझ के उस हिसाब से मार्केटिंग कंटेंट बना रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, तो हो सकता है कोई इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपसे खरीद ले। और वो चीज़ें बहुत मुश्किल नहीं है। हो सकता है कोई फॉरेन के पर्सन का कोई मैसेज आ जाए, कोई यूएस के बंदा का मैसेज आ जाए कि हम आपसे पेंटिंग खरीदना चाहते हैं, वहाँ पे भी डिलीवरी होती है। मैंने कई सारे कमीशन आर्टवर्क्स, कई सारे पेंटिंग्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए ही बनाई है। पेंटिंग को सेल करना, इंटरनेशनल भेजना बहुत बड़ी बात नहीं है। पेंटिंग आप नॉर्मली पैक करते हो, उसको कुरियर से डिलीवरी करते हो, पेमेंट आप पेपाल के थ्रू ले लेते हो, ओके। बस वो एनएफटी वाले स्कैम से बच के रहना। एनएफटी वाला स्कैम अभी काफ़ी चल रहा है, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, देख लेना उसको, ओके। बट जेन्युइन पेंटिंग्स भी सेल होती हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए। तो अगर आप प्रॉपरली आर्टवर्क बना रहे हो, चीज़ों को क्रिएट कर रहे हो, लेकिन फिर वहाँ पे एक चीज़ ये भी आती है कि अगर मान लो आप एजुकेशनल कंटेंट बना रहे हैं और आप चाहते हो कि मैं अमेरिकन क्लाइंट्स को टच करूँ, अमेरिकन क्लाइंट्स के लिए अमेरिकन क्लाइंट्स को मेनली टारगेट करूँ, तो वहाँ पे फिर आपका इंग्लिश कंटेंट होना चाहिए, ये भी एक पॉइंट आ जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स को भी आपको देखना पड़ेगा कि जो मेरी टारगेट ऑडियंस है वो कौन से लैंग्वेज में बात करती है, उसके हिसाब से फिर आपको चीज़ें रखनी पड़ जाएंगी। खैर, पेंटिंग को सेल करना तो इंटरनेशनली भी आप कर सकते हो इंडिया में रह के। लेकिन अगर आप बोलते हो कि नहीं मुझे इंडिया में ही सेल करना है, तो इंडिया का डिमांड सप्लाई ज़्यादातर ये है कि हम खुद सीख के कर लेंगे। इंडिया में पेंटिंग को लगाने का प्रचलन बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडिया में पेंटिंग को बनाने का चलन बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर लोग इंडिया में पेंटिंग बनाते हैं, इंडिया में पेंटिंग लगाते नहीं हैं अपनी दीवारों पे, जिसके वजह से इंडिया में ड्राइंग की क्लासेस, पेंटिंग की क्लासेस, एज एन आर्ट टीचर ग्रो करना ज़्यादा आसान है पेंटिंग को सेल करने की तुलना में। और इसमें प्रॉब्लम आपकी नहीं है, प्रॉब्लम हर जगह के डिमांड के ऊपर है। अगर कहीं का कोई डिमांड उस चीज़ को सपोर्ट ही नहीं कर रहा, या उस चीज़ का डिमांड वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस तरीके से नहीं है,
तो अगर आप उसके विपरीत दौड़ोगे तो हमेशा आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, डिफ़िकल्टी वहाँ पे आएंगी ही आएंगी। इंडिया में जिस तरीके का माइंडसेट रहा है, जिस तरह का थॉट रहा है, एक रिलीजियस कंट्री रही है, आप बोलोगे नहीं मैं यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा करूँगा, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं, ऑपोजिट चीज़ें भी हो रही हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें भी हो रही हैं, बट वही है कि डिमांड बहुत, उसका सेगमेंट बहुत छोटा और उस सेगमेंट पहुँचने के लिए मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए पेंटिंग को सेल करने के कंपैरिजन में पेंटिंग को सिखाना, टीच करना ज़्यादा ईजी ऑप्शन है, या ईजी कहो, उसमें भी बेहतर होना पड़ता है, उसमें भी अलग अलग क्राइटेरियाज हैं, बट वो बेहतर सपोर्ट कर जाती चीज़ें, क्योंकि उसकी डिमांड जल्दी आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है। कई सारे हाउस वाइफ है जो पेंटिंग सीखना चाहते हैं, कई सारे बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं, कई सारे प्रोफेशनल्स हैं जो सीखना चाहते हैं, कई सारे बड़े स्टूडेंट हैं जो सीखना चाहते हैं, तो कई सारे अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। तो टीचिंग देना, डिमांड एंड सप्लाई जो पेंटिंग को सिखाने को लेके वो ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन सेल करने के, अगर सेल करने के ऊपर ही आप काम करना है, आपको बोलना, आपको थॉट है कि नहीं मुझे सेल ही करनी है पेंटिंग, तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर इस तरीके से काम करना पड़ेगा। आपको एक अपना प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, जो आप सोशल मीडिया के थ्रू मेनली करोगे ही करोगे। लेकिन इस चीज़ को समझना कि सोशल मीडिया बस एक ज़रिया है अपने आप को मार्केट करने का, अपने काम को मार्केट करने का, अपने नाम को मार्केट करने का। तो इसलिए तो सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, अलग अलग ज़रिए फिर आर्टिस्ट और निकालते हैं अपना नाम बनाने के लिए। अपना देखो, ये जो चीज़ें हैं ना, नाम बनाना, ये इसके अंदर भी एक चीज़ आती है जो पर्सनल ब्रांडिंग के अंदर आती है, और वो चीज़ों के ऊपर भी आपको फिर आइडिया लेना, समझना ज़रूरी है कि अगर आप खुद अपनी पेंटिंग सेल करना चाहते हैं तो लोग आपको जाने, ये चीज़ फिर बहुत मैटर करेगी। तो आपका पर्सनल ब्रांड बहुत मैटर करेगा फिर। ओके, आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे कई सारे इन्फ्लुएंसर बहुत फेमस हो जाते हैं, उनकी कोई रील होती है, उस रील के थ्रू बहुत फेमस हो जाते हैं, जैसे रानू मंडल और वो सारे बीच बीच में जो सिंगर फेमस हो गए थे, वो सारे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे। ये चीज़ें जब होती हैं तो वहाँ पे उनका आर्ट कितना तराशा हुआ, या आर्ट, उनका जो आर्ट है वो कितना ज़्यादा हाई क्वालिटी का है, वो उतना मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि उस पर्सन को लोग बहुत प्यार करते हैं, उस चीज़ के लिए बहुत डिमांड बढ़ गई है अचानक से। जैसे अभी वो बदोबती बदोबती गाना चल रहा है, ओके, चाहत फ़तेह अली खान। अब वो अच्छा है बुरा है उस चीज़ पे मैं नहीं आ रहा हूँ, बस मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि उस चीज़ को लेके बहुत लोग, उनका डिमांड बढ़ गया तो उस चीज़ की उसमें अर्निंग होना बहुत ईजी हो गया उनके लिए। ओके, तो इसमें कई लोग ना बेकार में इन चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं कि यार इनको देखो, मेहनत नहीं कर रहे हैं, इनकी रील वायरल हो गई तो इनकी अर्निंग हो गई। ऑब्वियस सी बात है, अटेंशन इज़ द की, उनको अटेंशन मिल गई, उनकी अर्निंग हो गई, सिंपल सी बात है। बट आपको उनको फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो आजकल के मेहमान हैं। अगर कोई एक्चुअल कोर टैलेंट नहीं है, कोई कोर चीज़ नहीं होती है, तो आदमी एक दिन चलता है, दूसरे दिन डूब जाता है, तो वो चीज़ अलग बात है। लेकिन हाँ, उनको अपोज नहीं करना है, ये सीखना है कि कैसे ह्यूमन साइकी काम करती है, कैसे बेसिक्स काम करते हैं। तो जब आप खुद ये चीज़ें बनाते हो, जब आप कंटेंट बनाते हो, तो आपको सिर्फ आर्टवर्क की फ़ोटो पोस्ट नहीं करनी होती है, सिर्फ आपको पेंटिंग की फ़ोटो को पोस्ट नहीं करना होता है, आपको प्रॉपरली उसके बारे में एजुकेट करना होता है, चीज़ों को शेयर करना होता है। अभी जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी आजकल मैं कुछ एड्स देख रहा हूँ, एड्स चल रही हैं, वो बेला वीटा का परफ्यूम आता है एक, ओके, मैंने भी मंगाया था, अच्छा ठीक ठाक है, अच्छा है, ओके, लेकिन उसकी ऐड मुझे अच्छी लगी। उनके जो फाउंडर हैं, उनकी जो ऐड चलती है, वो बेसिकली ना एजुकेट कर रहे होते हैं कि जो परफ्यूम होता है उसमें ये चीज़ होती है, उसमें ये होता है, ये चीज़ बहुत लोगों को पसंद आती है, इसलिए इस चीज़ को हमने इसमें इस्तेमाल किया, ऐसे करके प्रॉपरली एजुकेट कर रहे थे। और आजकल एजुकेशन के ऊपर हर कंपनी काम कर रही है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सबसे बड़ा अवेयरनेस जो फैलता है वो एजुकेशन के थ्रू ही फैलता है। किसी चीज़ के बारे में किसी को चीज़ों को बताने से ही, उस बारे में उस चीज़ की नॉलेज देने से ही सामने वाला उस पर प्रॉपर एजुकेट हो पाता है। ओके, तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे जब मैं वो ऐड देखा, और वो ऐसे कई सारी कंपनीज कर रही हैं। तो जब आप किसी चीज़ के बारे में एजुकेशन देते हो, हालांकि बहुत सारे कंटेंट आप ऐसे बनाओगे जहाँ पे आप एजुकेट नहीं कर रहे हो, आप कुछ ऐसा वीडियो बना रहे हो जिसमें देख के उस प्रोडक्ट के प्रति इमोशन जाग रहे हैं, एक इमोशन ट्रिगर हो रहा है। एक लाइन और, क्योंकि हम सेलिंग की बात कर रहे हैं, तो सेलिंग के अंदर एक और लाइन आपने सुनी होगी कि प्रोडक्ट सेल नहीं होता, प्रोडक्ट सेल नहीं होता, इमोशन सेल होते हैं। ओके, इमोशंस सेल होते हैं। तो जब आपने देखा होगा कि इस टाइप की जो एड्स बनती हैं, जैसे ये फेयरनेस क्रीम वगैरह की एड्स बनती थी, तो वो ये लोग ये नहीं बोलते थे कि इससे आपकी स्किन ये हो जाएगी, साफ़ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। वो ये दिखाते थे कि इसको लगाने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, इसको लगाने से आप अपने इंटरव्यूज़ में बहुत अच्छे से बात कर पाओगे, इसको लगाने से रिश्ते, शादी के लिए रिश्ते बहुत अच्छे आ रहे हैं।
वो सब क्या था, वो इमोशन सेल कर रहे थे। परफ्यूम लगाने से अच्छी खुशबू आएगी, आपको अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं बोला जाता। परफ्यूम लगाने से लड़कियां आपके पीछे भाग रही हैं, परफ्यूम लगाने से आप कहीं जाते हो तो कॉन्फिडेंट फील करते हो, वो सारे इमोशंस हैं, तो इसलिए वो चीज़ें सेल होती हैं, वो मार्केटिंग का बेस है। ओके, तो जब कोई इंसान पेंटिंग सेल कर रहा है, और ये हर प्रोडक्ट में होता है, जब तक वो प्रोडक्ट सिर्फ और सिर्फ अपने काम के बेस पे सेल नहीं किया जा रहा। जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई पानी को सेल कर रहा है तो ये डायलॉग नहीं मारेगा कि पानी को पीने से आप हवा में उड़ोगे, ये होगा वो होगा। पानी पीना सबको पता है, ऑब्वियस सी बात है, वो पियेंगे, तो ये पानी बस अच्छी क्वालिटी का है, साफ़ सुथरा है, जो उनको चाहिए वही बताते हैं, वही देते हैं। ओके, एक कुर्सी सेल हो रही है, सॉफ्ट है, कंफर्टेबल है, आपका बैक पेन नहीं होगा, कुछ फीचर्स बताए, ये चीज़ें आपको, वो चीज़ें लोग खरीद सकते हैं। लेकिन कोई क्रीम सेल कर रहा है, अब वो क्रीम का एक्चुअल में कोई टेंजिबल कोई मीनिंग है नहीं है, किसी को पता नहीं, बट वहाँ पे इमोशंस आ जाते हैं। ओके, फेस वॉश आते हैं, हज़ारों फेस वॉश बन रहे हैं, अब वो फेस वॉश एक दूसरे से कम्पीट कैसे करेंगे? कोई बता रहा होता है कि इसको लगाने से इसमें ये एक्टिवेटेड चारकोल ये है, वो है, जड़ी बूटी है, ये है वो, इसको ये करने से आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 10 तरीके के इमोशंस अलग अलग तरीके से अलग अलग कंपनी डालती है। तो ये अलग अलग सामान की कहानी है, अलग अलग प्रोडक्ट्स की कहानी है। लेकिन जब हम पेंटिंग सेल कर रहे होते हैं तो पेंटिंग की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई सामने वाला उसको खाएगा या उसको पहनेगा। ऑब्वियस सी बात है, पेंटिंग एक बहुत ही इमोशनल प्रोडक्ट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशन का ही एंगल आता है। तो वहाँ पे मार्केटिंग के एंगल से आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि जिस टाइप की आप पेंटिंग बना रहे हो, क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की आप पेंटिंग बना रहे हो, उस टाइप के हिसाब से अपने मार्केटिंग को आप डिज़ाइन करोगे। कोई मंडाला आर्टवर्क बना रही हैं, कोई रियलिस्टिक आर्टवर्क बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो चीज़ों को बताना शुरू करेंगे, एक्सप्रेस करना शुरू करेंगे। एंड दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन, स्टोरी टेलिंग, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे काम में। तो पेंटिंग एक इमोशनल सब्जेक्ट है, जब आप उसको सेल करोगे तो उसमें कौन से इमोशंस के थ्रू आपको सेल करना है, उस इमोशन के एंगल से आप अपना पूरा एजुकेशनल कंटेंट डिज़ाइन करोगे, एजुकेशनल पूरा जो मार्केटिंग आप करने वाले हो उसको डिज़ाइन करोगे, ताकि वो इमोशन आप सेल कर सको। ओके, देखो, इसके बाद फिर जब कहानी आगे बढ़ती है, एक आदमी ने अपना पूरा रिसर्च लगाया, अपने 10 साल लगाए, अपने 10 साल की नॉलेज लगाई, सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ये वो 10 चीज़ें ट्राई करी, उसके बाद एक परफ्यूम बना दिया। ठीक है, एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, एक बहुत ही क्लासी सा परफ्यूम बनाया। ठीक है, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर उसकी स्मेल है, बहुत अच्छा। अब इसने ये चीज़ बना दी। ठीक है, अब जब इसने सेल किया, कुछ लोगों को सेल किया, मान लो 50-100 लोगों को सेल किया इसको, अच्छे, अब जो मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनना, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, इसको अपने पेंटिंग के हिसाब से फिर सोच पाओगे आप। इसने परफ्यूम बनाई अपने बहुत साल के एक्सपीरियंस के बेस पे, इसको समझ में आया कि कौन सी चीज़ अच्छी लगती है लोगों को, कौन सी चीज़ पसंद आती है, कौन सी नहीं आती है, कौन सी चीज़ सामने वाले के लिए अच्छी है, बुरी है, सब कुछ एजुकेशन इसको इस चीज़ के बारे में थी। इसने उसको क्रिएट किया, 50, 100, 200, 500 लोगों को सेल किया और सबके रिव्यूज़ लिए। रिव्यूज़ 5 में से 4 स्टार, 4.5 स्टार, इस टाइप के आने लग गए। ओके, अच्छे अच्छे रिव्यूज़, सारे लोग बोल रहे हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। तो इसको ये चीज़ की श्योरिटी मिल गई कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट बहुत लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो इसका रिव्यू अच्छा नहीं होता, इसको रिव्यू कम मिल रहा था, 1-2 मिल रहा है, तो ये उसको ठीक करता। ठीक है, तो सबसे पहले ये रिव्यूज़ के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाता। ठीक है, अगर इसी जगह पे कोई इंसान अपना पेंटिंग को इस तरीके से डिज़ाइन कर रहा है, उसकी मार्केटिंग कर रहा है, उसको सेल कर रहा है, तो जब कुछ शुरुआत के लोग खरीदते हैं उसको, तो वहाँ पे हर चीज़ वो देखेगा कि उसकी फ्रेम भी अच्छी है कि नहीं। ओके, वो कैनवस पे बनाया तो वो कैनवस की क्वालिटी भी अच्छी है कि नहीं, वो पेंट बहुत साल तक टिके तो रहेंगे ना, ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं। क्योंकि वो परफ्यूम सिर्फ अच्छा हो ज़रूरी नहीं है, वो किस बॉटल में है, उसकी पैकेजिंग कैसी है, सारी चीज़ें कुल मिला के उस प्रोडक्ट को एनहांस करती हैं। तो ये था पहला स्टेज। ठीक है, उस परफ्यूम के एंगल से। उसके बाद इंसान क्या करेगा, जब उसको पता है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, लोग खरीद रहे हैं, इसकी डिमांड है, सब कुछ है, तो ये प्रोडक्ट को वो फिर क्वांटिटी में बनाएगा, बहुत सारा बनाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग खरीद रहे हैं, बहुत सारे लोगों को सेल करना है। ओके, अब वो खुद बैठ के वो प्रोडक्ट को तो बनाएगा नहीं, ऐसा तो नहीं है कि उसने बहुत मेहनत से अलग अलग केमिकल्स को मिलाया जुलाया एक परफ्यूम बना दिया। अब वो हर दिन बैठ के एक एक परफ्यूम बनाते बैठेगा,
तो 4 परफ्यूम बनाते बनाते उसको 4 महीना लग जाएगा, तो कब वो बेचेगा, कब उसको प्रॉफिट आएगा, कब उसकी अर्निंग होगी, ये भी एक चीज़ आ गया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले वो कुछ लोगों को हायर करेगा या कुछ लोगों से कनेक्ट करेगा जो वैसा ही सेम फॉर्मूला के साथ उस परफ्यूम को बना सकें, ताकि वो क्वांटिटी में बन सके। क्वांटिटी में बनेगी चीज़ें तो हम डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट आ पाएगा। तो वैसे ही जब एक आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग बनाता है और वो उस पेंटिंग को सेल करता है, उस पेंटिंग को क्रिएट करता है, उसको सेल करता है, तो उसको एक टाइम के बाद उसको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। ओके, क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। अब यहाँ पे दो स्टोरीज आती हैं। ओके, 2 सिचुएशंस आते हैं। अब इन दोनों सिचुएशन को एक बार समझिएगा। एक तो ये है कि या तो वो आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग ही सेल कर रहा है, लोग उस पेंटिंग को इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि ये पेंटिंग इस आर्टिस्ट की है, ये एक सिचुएशन है। दूसरा, लोगों को ये मतलब नहीं है कि ये पेंटिंग किस आर्टिस्ट की है, उनको बस वो पेंटिंग खरीदनी है क्योंकि इस व्यक्ति ने उस पेंटिंग के अराउंड अपने सोशल मीडिया पे कनेक्शन बनाए हैं, कम्युनिटी बनाई है। ओके, दोनों सिचुएशन समझ में आई। एक तो ये कि मैं अपनी पेंटिंग्स बनाता हूँ, मैं हूँ आर्टिस्ट, मैं अपनी पेंटिंग्स बनाता हूँ, अपनी पेंटिंग के अराउंड मैं अपना पूरा सोशल मीडिया डिज़ाइन कर रहा हूँ, अपनी मार्केटिंग डिज़ाइन कर रहा हूँ, अपना नाम बना रहा हूँ इस वे में कि मैं अपने इमोशन, अपने एक्सप्रेशन दे रहा हूँ कि मेरी पेंटिंग में क्या है, क्यों है, कैसे है, ये सामने वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे करती है, वो इमोशंस में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो लोग जब कनेक्ट हो रहे हैं वो इसलिए कनेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उनको मेरी पेंटिंग है, इसलिए उनको पसंद है। तो वो कल के डेट में वो पेंटिंग को इसलिए खरीदना चाहेंगे क्योंकि वो इस व्यक्ति का ओरिजिनल आर्टवर्क है। या फिर मैं दूसरे आर्टिस्टों से आर्टवर्क कलेक्ट कर रहा हूँ और वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ उस आर्टवर्क को। मैं ऑब्वियस सी बात है चेक करके ले रहा हूँ, ऐसे किसी का रैंडम नहीं ले रहा हूँ। कुछ लिमिटेड क्वालिटी, लिमिटेड एडिशंस, अच्छी क्वालिटी, प्रॉपर चीज़ों को चेक करके मैंने एक कंपनी खोली जहाँ पे मैं अलग अलग आर्टिस्टों का आर्टवर्क लेता हूँ। और सोशल मीडिया के थ्रू मेरी मार्केट पोजीशनिंग मैंने उस तरीके से की कि मैं क्रिटिक हूँ, मैं एक आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक आर्ट का क्रिटिक हूँ। मैं प्रॉपरली आर्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कहाँ पे कौन सा आर्टवर्क कैसा लगेगा, किस जगह पे क्या आर्टवर्क। तो मैं उस तरीके से अपने आप को मार्केट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 सिचुएशन है, या तो वो आर्टिस्ट के नाम से वो आर्टवर्क सेल हो रहा है, तो बेसिकली वो आर्टिस्ट सेल होना ज़रूरी है। एक कलाकार सेल होता है, फिर आर्ट सेल नहीं होता, फिर एक आर्टिस्ट सेल होता है। और यहाँ पे प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज करी जा सकती है क्योंकि वो आर्टिस्ट का काम लिमिटेड है। ओके, या फिर प्योरली उस आर्ट को लोग देख रहे हैं क्योंकि उसको मैंने दूसरों से लिया है, मैं किसी और के आर्टवर्क को उस तरीके से मार्केट कर रहा हूँ। ओके, तो लोग इस आर्ट के हिसाब से आ रहे हैं। तो वापस आते हैं इस परफ्यूम वाले स्टोरी में। ये पर्सन या तो, और ऑब्वियस सी बात है किसी और प्रोडक्ट में हम जाते हैं तो वहाँ पे वो किसी और के थ्रू उसको प्रोडक्ट को क्रिएट करवा रहे होते हैं। ओके, अब क्या होगा जब ये पर्सन सेल करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे, मार्केट करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। मैंने आपको शुरू में एक लाइन बोली थी कि एक लिमिट के बाद, एक पॉइंट के बाद आर्टिस्ट फिर आर्टिस्ट रह नहीं जाता है, वो मार्केटर बन जाता है, वो सेल्समैन बन जाता है। वो सेल करना या मार्केट करना उसका मेन गोल हो जाता है। उसको आगे की फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज़ है उस पर फोकस करना रहता है। ओके, क्योंकि वो भी चीज़ ज़रूरी है। आप क्रिएट किए जा रहे हो, कई साल से क्रिएट कर रहे हो, आप एक लेवल पे क्रिएट कर चुके हो, आप सेल करने के अंदर नहीं घुसोगे, आप क्रिएट ही करते रहोगे तो ऑब्वियस ही बात है उसका रिजल्ट किसी को उसका रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, जो आपने कई साल किसी चीज़ को बनाने में लगाए। अगर वो परफ्यूम बना रहा था इतने साल से, अगर वो दुनिया को दे नहीं पाया तो ऑब्वियस ही बात है उसका इतने साल से बनाने का भी कोई मतलब नहीं रहा। अगर वो उस चीज़ को, वही चीज़ उसका पैशन है, उसी में उसको अपना बिजनेस क्रिएट करना है। तो एक आर्टिस्ट अपना आर्टवर्क बना रहा है, अपना नाम बना रहा है, सब कुछ बना रहा है। उसके बाद उसको आर्टवर्क जब सेल करना है तो वो एज ए मार्केटर काम करेगा। तो वहाँ पे उसको वो अपने आर्टवर्क्स फिर और बना नहीं पाएगा। इसीलिए जब अब फिर से मैं इस चीज़ को वापस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वापस सुनिएगा। जब ये पर्सन ये वाले सिचुएशन में है जहाँ पे मैं ही आर्टिस्ट हूँ, मैं अपने आर्टवर्क से बनाता हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैं बहुत कम लिमिटेड आर्टवर्क्स बना पाऊँगा अगर लोगों को मेरे ही आर्टवर्क्स खरीदने हैं। पिकासो अपना आर्टवर्क्स, पिकासो का आर्टवर्क पिकासो के नाम से सेल होता है। इसलिए नहीं होता है कि वो आर्टवर्क अच्छा दिख रहा है, ये बहुत कमाल का आर्टवर्क है। वो आर्टवर्क में पिकासो का नाम जुड़ा है इसलिए आर्टवर्क सेल होता है। तो अगर हमें वैसा कुछ करना है जहाँ पे हम अपने आर्टिस्ट के नाम से आर्टवर्क सेल कर सकें, क्योंकि वहाँ प्राइस ज़्यादा भी बन जाती है, तो वहाँ पे पर्सनल ब्रांडिंग बहुत अपर लेवल की चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल ब्रांडिंग चाहिए। और उसमें बहुत लंबा समय, बहुत ज़्यादा उस तरीके से काम करना पड़ेगा कि हमारा नाम बन सके, लोगों के बीच में एक क्रेज़ रहे कि एक इस आर्टिस्ट का नाम है, कोई आर्टिस्ट है ये नाम का बहुत क्रेज़ रहे, वो चीज़ एक पागलपन रहे। ओके,
तो वो चीज़ बनाने में समय लगता है और बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए उसको इतना फ़ायदा भी है कि वो लिमिटेड आर्टवर्क्स बना पाएगा, लेकिन जब सेल करेगा तो बहुत बहुत बड़े लेवल पे बहुत अच्छे प्राइस में वो सेल होंगी। ओके, लेकिन अगर वो दूसरे कैटेगरी में आता है जहाँ पे डिपेंड ये नहीं करता कि वो आर्टवर्क किसका है, इस पर्सन के थ्रू बस सेल हो रहा है वो चीज़, अगर वहाँ पे वो इस जगह पे आता है तो ऑब्वियस सी बात है उसको क्वांटिटी पे खेलना पड़ेगा, वो और आर्टिस्टों से कलेक्ट करेगा, उसकी क्वांटिटी बढ़ेगी, यहाँ पे उसका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा रहेगा, इसकी मार्जिन ज़्यादा रहेगी, यहाँ पे मार्जिन कम रहेगा लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। ओके, तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं और ये सारी चीज़ें अभी हम ऊपर ऊपर से कवर कर रहे हैं इस पूरे सेशन में, लेकिन आपको एक आइडिया लग रहा होगा जो भी मैं बोल रहा हूँ। ओके, इसके बाद जब इस स्टेज पे ये पर्सन जो है अपने परफ्यूम को सेल कर रहा है तो वो ये देख रहा है कि बाकी चीज़ें वर्क कर रही कि नहीं। अब उसके पास सामान है, उसके पास प्रोडक्ट है सेल करने के लिए, अब वो ये फोकस कर रहा है कि जब वो मार्केट और सेलिंग कर रहा है तो वहाँ पे डिमांड जो आ रही है उन चीज़ों पे वो ज़्यादा फोकस कर रहा है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट उसने ऑलरेडी प्रूव कर लिया शुरू में ही। वैसे ही जब इसका ये चीज़ें प्रूव हो जाती हैं कि आर्टवर्क लोग खरीद रहे हैं, लोग कनेक्ट हो रहे हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, तो ये आर्टवर्क बनाने के बाद डिमांड कहाँ से आ रही है, तब वहाँ पे हमें एड्स चलाने की ज़रूरत है क्या, लीड्स कहाँ से आएंगी बेसिकली, कि हम एड्स चलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, या हमारे सोशल मीडिया के कंटेंट के ऊपर हम और ज़्यादा काम करें, या हमें कहीं कोई कोई इवेंट में जाना पड़ेगा जहाँ पे हमें कोई डील क्रैक करनी है किसी और कंपनी के साथ, हमें नेटवर्क करने का मौका मिलेगा क्या। वो सारी चीज़ें फिर 10 चीज़ें आती हैं, तब जाके आदमी फिर अलग अलग तरीके से नेटवर्क बनाता है ताकि डिमांड और मिल सके, हमें और काम मिल सके, या हमारा जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बना हुआ है उस चीज़ को हम और लोगों तक पहुंचा सकें और उसका नाम बना सकें, और वहाँ पे सेलिंग कैसे करी जा सके उस चीज़ के लिए हम आगे बढ़ सकें। तब हम इस चीज़ को बनाना बंद करके आगे का बिज़नेस के बाकी फंक्शंस पे काम करना शुरू करते हैं। तब जाके आप बोलते हो कि पेंटिंग को हम लॉन्ग टर्म में पेंटिंग को सेल करके अच्छी खासी अर्निंग करने के बारे में फोकस करेंगे। क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्टों को मैंने देखा है जो बहुत अच्छे, जिनका एक्सप्रेस करने का तरीका बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन पेंटिंग को सेल करने के बारे में फेल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी और भी चीज़ें हैं कुल मिला के जो आपको आई होप कि ये एक बेसिक सेशन से समझ में आई हो। क्योंकि जब भी कोई मुझसे सवाल पूछता था ना कि पेंटिंग को सेल करना है, कर दें क्या, कैसे सेल होगी, तो मैं उनको आंसर दे नहीं पाता था। तो अब से मैं ये वीडियो फॉरवर्ड कर दिया करूँगा, या कोई मुझसे कोई किसी और से भी पूछे कि पेंटिंग को सेल कैसे करना है तो एक एटलीस्ट ये वीडियो उनको भेज देना, ताकि उनको एक आइडिया मिले कि चीज़ों को सिर्फ इतना ईजी नहीं होता सेल करना, 10 चीज़ें करनी पड़ती हैं। आप खुद सोच के देखो, एक बार पेंटिंग को दिमाग से निकाल दो, ठीक है, एक बार पेंटिंग को दिमाग से निकाल दीजिए। दुनिया में कोई भी चीज़ है, ओके, एक बार पेंटिंग को दिमाग से निकाल दो और एक बार सोचो कि एक कप है, ठीक है। नॉर्मली आदमी कप लेता है चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, तो वो कप जैसा सेल हो रहा है। नॉर्मल दुकान में आदमी जाता है, हमें एक कप चाहिए, खरीदता है, 20, 30, 50, 150, 200, 500, जितना भी उस कप कितना महंगा डिज़ाइन उसमें बना हुआ, तो उस हिसाब से उसका 200, 500, 20 रुपया से लेके 50 रुपया, 100 रुपया, 150 रुपया, 200, 250, 500 रुपये का कप मिलेगा। लेकिन यही कप एक एंटीक कप है, ओके, एक एंटीक कप है जो 200-500 साल पहले उसने इस्तेमाल किया, तो वो तो कप की एक दूसरी वैल्यू बन जाती है। फिर आदमी चाय पीने के लिए कप नहीं खरीद रहा है, वो आदमी कप खरीद रहा है एक्सप्रेस करने के लिए, किसी और को शो ऑफ करने के लिए। एक किसी को एंटीक का शौक है तो वो अपने शौक के लिए खरीद रहा है, तो वो वही सेम कप की प्राइस होगी मान लो 5,000 या 10,000 या 1,00,000, ऐसा कोई प्राइस है कि उस समय इस कप ने, इसने पहली बार इसमें चाय पिया था, उस ज़माने में इसने ऐसा किया था, या कई साल पहले का कप है, ऐसा है वैसा है, जो भी है। तो उसके पीछे बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। वो रेयर है तो बहुत इजीली मिलेगा नहीं, वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये एक बेसिक चीज़ है। तो वैसे ही जब आप एक आर्ट सेल करते हो ना, एक आर्ट सेल करते हो, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि वो आर्ट वर्क किसने बनाया, ओके, उसके पीछे उसकी कहानी क्या है, क्योंकि कहानी होनी ज़रूरी होती है, क्योंकि वो कहानी ही इमोशन क्रिएट करती है और इमोशन ही सेल होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मिल के पेंटिंग को सेल करती हैं, और उस पेंटिंग को सेल करने के लिए वो सारी चीज़ों को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं कि आप पेंटिंग बनाओ और बोलो कि ये डविंची की 1000 साल पहले की, 500 साल पहले की पेंटिंग, ये सब चीज़ें आप बोल नहीं सकते। आप बोलोगे कि मेरी पेंटिंग है, मैंने बनाया, तो सामने वाले के मन में यही आएगा कि ये पेंटिंग आपने बनाया तो क्या हुआ, 10 लोग और बना सकते हैं। ऐसे कई आर्टिस्ट हैं, चाइना में एक से एक आर्टिस्ट हैं, अमेरिका में एक से एक आर्टिस्ट हैं, हम उनसे क्यों नहीं खरीदेंगे।
अगर हमें महंगी पेंटिंग खरीदनी है तो हम उनसे खरीद लेंगे, और हमें अगर पेंटिंग में दिलचस्पी नहीं तो हम प्रिंट्स खरीद लेंगे, हम आपसे ही क्यों खरीदेंगे। इसलिए मैं एक लाइन हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी ये मत बोलो कि मेरी आर्टवर्क कोई नहीं खरीदता। हमेशा सबसे पहले अपने आप से पूछो कि वाई मी, ओके, क्यों मुझसे क्यों खरीदेगा कोई, क्यों ही कोई मुझसे आर्टवर्क क्यों खरीदेगा। ओके, अगर मैं कुछ और सेल कर रहा हूँ, मैं अगर ये फ़ोन सेल कर रहा हूँ, मैं बोलूँगा कि आपसे मैं सस्ता बेचता हूँ, यही फ़ोन सेम फ़ोन कोई और बेच रहा है, मैं बोलूँगा मैं 1000 रुपये कम में दूंगा, तो आदमी के पास एक चांस रहेगा कि हाँ ये पर्सन 1000 रुपये में सेम आइटम दे रहे हैं, तो वो इस पर्सन इस फ़ोन को लेगा। या मैं बोलूँगा कि मेरा ये चीज़ का क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, उस पर्सन के कंपैरिजन में मेरी क्वालिटी ज़्यादा अच्छा है, तो वो उस चीज़ को लेगा क्योंकि उसको बाकी चीज़ें पता है। लेकिन एक पेंटिंग में तो ऐसे कोई जज करने का क्राइटेरिया है नहीं कि इसकी क्वालिटी ज़्यादा या कम कैसे बताएं, ये आर्टवर्क सुंदर या नहीं है कम, चीज़ों को चेक कैसे करें। तो बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन नहीं करी जा सकती एक आर्टवर्क में। तो इसीलिए ये सवाल जब आप अपने आप से पूछते हो कि कोई मेरे आर्टवर्क क्यों खरीदेगा, तो सबसे पहले सही तरीके से पूछो। कई लोग पूछते हैं कि कोई मुझसे आर्टवर्क क्यों खरीदेगा, उसके बाद फिर निराश हो जाते हैं कि यार कोई खरीदेगा ही नहीं, खरीदे कोई नहीं खरीदेगा। यही प्रॉब्लम होती है जब लोग मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि दिमाग हमारा थक जाता है। ये वीडियो मुझे नहीं पता, बहुत कम लोग, पक्का बात है ये वीडियो को बहुत कम लोग देख रहे होंगे, फिर भी मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ लोगों को चाहता हूँ जो इन चीज़ों को समझना चाहते हो। मैं ये सारी वीडियो मासेस के लिए बना भी नहीं रहा हूँ कि करोड़ों लोग लाखों लोग के पास ये वीडियो चली जाए। वो कुछ लोग जो समझदारी से चीज़ों को समझना चाहते हैं वो इन वीडियो को देख के उनका दिमाग कम से कम ओपन हो सके, वो ज़रूरी है। सलमान खान एक पेंटिंग बनाते हैं, सलमान खान की कोई पेंटिंग है तो वो करोड़ों में अपने आप सेल हो जाएगी, लाखों में सेल हो जाएगी, भले उनका पेंटिंग आड़ा तिरछा कैसा भी हो। सलमान खान ने पेंटिंग को प्रॉपरली सीखा हो नहीं सीखा हो, डजेंट मैटर, क्योंकि सलमान खान का नाम है, लोग सलमान खान के नाम से पेंटिंग खरीद ले रहे हैं। ओके, तो वो नाम बनाना ज़रूरी हो जाता है आर्टवर्क को, अगर आप बहुत अच्छे लेवल पर लेके जाना चाहते हो तो। और जब आप उस लेवल पे जाने के लिए काम करते हो तो आपको फिर ये भी समझना पड़ता है कि आपको एक टाइम के बाद एज ए मार्केटर काम करना है, आपको एज ए बिजनेस पर्सन काम करना पड़ेगा। वरना अगर आप सिर्फ प्योरली आर्टिस्ट बन के काम करना चाहते हो तो फिर आप आर्ट बना सकते हो, उसको सेल नहीं कर सकते। सेल के बारे में जैसे ही सोचोगे, बिजनेस माइंड आपका डेवलप होना ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। तो एक बार मैं सम अप करता हूँ अभी तक जो भी हमने इस वीडियो में समझा, कि जब भी एक आर्टवर्क आप बनाते हो, बेसिकली वो आपका एक प्रोडक्ट है जिसको आप सेल करना चाहते हो। जैसे आप सेल करने के बारे में सोचते हो, आप एक मार्केटर बन जाते हो, आप एक बिजनेसमैन के हिसाब से सोचना आपको ज़रूरी है, एक एंटरप्रेन्योर के हिसाब से सोचना ज़रूरी है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जैसे आप अपनी पेंटिंग को सेल करने के बारे में सोचते हो, आपको पेंटिंग को सेल करना है तो आपको डिमांड के बारे में क्लियर होना पड़ेगा कि डिमांड सप्लाई कैसी है। इंडिया का डिमांड मैंने आपको बताया, इंडिया का डिमांड आर्टवर्क को खरीदने के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर है, कम है। हालांकि आप इंटरनेशनल क्लाइंट को सेल कर सकते हो इंडिया में बैठे बैठे, लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो कौन सी देश के पर्सन को आप सेल कर रहे हो, अमेरिकन्स को सेल कर रहे हो तो इंग्लिश लैंग्वेज आपकी मेन लैंग्वेज है। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि जो आपका टारगेट ऑडियंस है उनको आप कम्युनिकेट कैसे कर पा रहे हो। ओके, जब आप सेल करने के बारे में सोचते हो, आर्टवर्क को सेल कर रहे होते हो, तो आपको देखना पड़ता है कि आप अपनी मार्केटिंग कैसे कर रहे हो। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हो तो सिर्फ आर्टवर्क को पोस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको प्रॉपरली इमोशंस को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया, पेंटिंग या कोई भी चीज़ सेल होती है तो प्रोडक्ट सेल नहीं होता है, उसका इमोशन सेल होता है। और पेंटिंग एक हाईली एक इमोशनल सब्जेक्ट है, वहाँ पे इमोशन सेल होना सबसे कोर गोल है। तो इमोशन जितना स्ट्रॉन्ग आप बना पाएंगे, जितना स्ट्रॉन्ग आप अपनी मार्केटिंग इस तरीके से कर पाएंगे कि वहाँ पे आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कोई आपके इमोशन से कनेक्ट हो पा रहा है और उसके थ्रू आप अपनी पेंटिंग के इमोशन को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, वो चीज़ें जितनी आप बेहतर करोगे अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, उतना ज़्यादा चांस होगा आपको सेल करने का। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को एक्सप्रेस करोगे, स्टोरी टेलिंग कैपेबिलिटीज़, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैटर करती हैं। तो एक तो ये चीज़ हो गई जहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हो, इमोशंस को सेल करते हो, पेंटिंग को नहीं, अपने इमोशंस को सेल कर रहे होते हो। नेक्स्ट चीज़ कि आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा। अगर आप अपनी पेंटिंग सेल करना चाहते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया सलमान खान का, ठीक है, अब सलमान खान का नाम है तो उसका आर्टवर्क सेल हो रहा है, तो वैसे ही आपको अपना नाम बनाना पड़ेगा। अब अपना नाम बनाने के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे कुछ ऐसा कंटेंट बनाते रहना पड़ेगा जो सामने वाले की लाइफ में कुछ वैल्यू दे। पेंटिंग को खड़े होकर बस सेल करना नहीं है कि मेरी ये पेंटिंग है। आप खुद एक बार ऑब्जर्व करो, एक वीडियो आपके सामने आती है, उस पर्सन को आपने कभी देखा नहीं आज तक, वो सामने आपकी वीडियो में आया, बोला एक पेंटिंग दिखाया, बोला ये मेरी पेंटिंग है, इसकी प्राइस इतनी है, खरीदना हो तो संपर्क करें। ओके, ये बहुत ही बोरिंग है और ये बहुत ही कोई कनेक्शन नहीं बन रहा।
वहीं पे एक पर्सन है, वो पेंटिंग को एस्थेटिकली अच्छे से पेंटिंग को लगा के खड़ा है, पेंटिंग के बारे में बात कर रहा है। आप धीरे 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 उस पर्सन के साथ कनेक्शन बनाते हो। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप कोई पिक्चर देखते हो, कोई मूवी देखते हो, उसमें से कोई उस मूवी में कोई एक कैरेक्टर होता है जिसको आप पहली बार देख रहे हो। वो मूवी में आपने उसको पहली बार देखा, वो नया एक्टर है, और उस पूरी मूवी में या पूरी वेब सीरीज़ में देखते 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 उस कैरेक्टर के ऊपर वो कैरेक्टर आपको बहुत अच्छा लग जाता है। वो कैरेक्टर से आप बहुत कनेक्ट हो जाते हो कि यार ये पर्सन बहुत बढ़िया है। फिर उस पर्सन का कोई इंटरव्यू आता है, उस पर्सन का, उस एक्टर का कोई और वीडियो आता है, तो आप उसको भी देखते हो क्योंकि उस कैरेक्टर से आपको प्यार हो गया। उस कैरेक्टर को उस पूरी मूवीज़ में, पूरी सीरीज़ में देखते देखते आप उससे इमोशनली कनेक्ट हो गए क्योंकि उस कैरेक्टर ने एक पर्टिकुलर रोल प्ले किया था जो आपको साइकोलॉजिकली बहुत हिट किया, आपको मज़ा आया। ओके, तो वैसे ही जब आप कंटेंट बनाते हैं, खासकर जब आप पेंटिंग को सेल करने के हिसाब से कंटेंट बना रहे हैं, तो आप उस तरीके से अपने आप को डिस्प्ले करोगे, वो चीज़ें आप उस वे में आप एक्सप्रेस करोगे जैसा आपको लगता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस चाहती होगी। जो आपकी टारगेट ऑडियंस है, जो लोग पेंटिंग खरीदते हैं, या जो लोग XYZ, जो भी रेंज में आप पेंटिंग सेल करने का सोच रहे हो, उस रेंज के लोग कैसे होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल कैसे होती है, उनकी मानसिकता कैसी होती है, उनके थॉट्स कैसे होते हैं, उसको समझने के बाद आप उस वे में ही उसको कम्युनिकेट कर रहे हो। धीरे 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 आप सिर्फ ये नहीं बोल रहे हो कि मेरी पेंटिंग है, इसकी प्राइस इतनी है। आप उस वे में उस पेंटिंग के बारे में बता रहे हो कि इस पेंटिंग में सबसे खास बात ये है, ये है, ये है। तो नॉर्मल लाइफ में भी, हमारी ज़िंदगी में जब हम ये चीज़ को सोचते हैं तो हम ऐसे ऐसे करते हैं। तो उस पर्सन से आप कनेक्ट कर पा रहे हो, तो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से आप लोगों के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। आपका कम्युनिटी डेवलप हो रहा है, लोग नर्चर हो रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है। आपकी एक पेंटिंग भी सेल होती है, उस पेंटिंग को सेल होने का जो स्टोरी था आप वो शेयर कर रहे हो। मान लो एक पेंटिंग मेरी सेल हो गई, उस पेंटिंग को सेल होने के बाद मैंने खुशी ज़ाहिर करी कि इस पेंटिंग को अब एक नया घर मिल गया। लेकिन इस पेंटिंग को आखिरी बार अलविदा करने से पहले इसके बारे में मैं ये 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा। कुछ भी, आदमी क्रिएटिविटी इसी को बोलते हैं जहाँ पे आदमी अपना दिमाग लगाता है। तो ये चीज़ें मैं कर रहा हूँ मान लो, तो उस चीज़ों से कनेक्शन बन रहा है, इमोशंस बन रहे हैं, इमोशंस कनेक्ट हो रहे हैं, इमोशन ट्रिगर हो रहे हैं। तो ऐसे करते 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 हमने पूरा एक कम्युनिटी बनाया, कनेक्शन बनाया, सही ऑडियंस के साथ कनेक्शन बनाया। हम प्रॉपर रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डाल रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे कंटेंट डालने के 2 मुख्य कारण हैं, 2 मेन कारण हैं। पहला, नई ऑडियंस हमसे कनेक्ट हो सके। दूसरा, जो हमारी एग्जिस्टिंग ऑडियंस हैं उनको हम और नर्चर कर सकें और वैल्यू ऐड कर सकें ताकि वो और क्लोज हो सकें। एक आदमी यहाँ पे है, एक आदमी यहाँ पे है। ओके, ये है आपकी कोल्ड ऑडियंस। ओके, यह है कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस का मतलब जो आपके बारे में कुछ नहीं जानती है, ज़ीरो नॉलेज है आपके बारे में। ओके, और ये है आपकी हॉट ऑडियंस। ठीक है, हॉट ऑडियंस मतलब जिसने कभी ना कभी आपसे कुछ खरीदा है। आपने, उस ऑडियंस ने, उस पर्सन ने, किसी भी व्यक्ति ने आपको पे किया है। पे किया मतलब उसको भरोसा था आप पे, उसने पे कर दिया। छोटा अमाउंट हो, बड़ा अमाउंट हो, 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000, जो भी है, सामने वाले ने पे किया तो वो आपके हॉट कस्टमर बन गए, वो आपकी हॉट कस्टमर ले लेते हैं। हॉट कस्टमर, ये है कोल्ड कस्टमर। ठीक है, तो इसने पे किया है, इनको आप पे पूरा भरोसा हो चुका है। ये कोल्ड कस्टमर है जो आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानते। तो जब आपका ये पर्सन कंटेंट देखता है तो धीरे 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 वो वार्म होता है। क्या होता है? वार्म होता है। तो आपका वो वार्म कस्टमर बनता है। तो जितना ज़्यादा ये आपके कंटेंट को देखता जाएगा, 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 वो वार्म होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, और वो लास्ट में हॉट कस्टमर बन जाएगा, कुछ खरीद लेगा आपसे। ओके, तो जो आपकी करंट ऑडियंस है वो अगर इस यहाँ पे है, वार्म यहाँ पे वार्म हो रखी है, तो यहाँ पे जो नई ऑडियंस है, जब आप कंटेंट बनाते हो तो जो नई ऑडियंस है, जो कोल्ड ऑडियंस है, वो लोग वार्म बन जाते हैं, और जो लोग वार्म हैं वो और थोड़े से नर्चर होके आगे आ जाते हैं, और ऐसे करते 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 वो एक दिन आपके हॉट कस्टमर बनते हैं। तो इसीलिए कंटेंट बनाने के 2 मेन कारण हैं, कोल्ड ऑडियंस को वार्म करना और जो वार्म ऑडियंस है उसको और नर्चर करना। तो ये चीज़ें आप करते हो, रेगुलर बेसिस पे आप करते हो। सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ पोस्ट नहीं करते हो, जो अभी बेसिक हमने समझा उन चीज़ों को आप समझ पाते हो, उन साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आप काम करते हो। आपको, जब आप पेंटिंग सेल करने के फील्ड में घुस रहे हो तो आपको कुछ चीज़ें और करनी चाहिए। आपको स्टडी करना पड़ेगा बाकी ब्रांड्स को। जैसे ये सारे ब्रांड्स हैं, जैसे नॉर्मल कार लोग ख़रीदते हैं, लेकिन किसी को अगर BMW ख़रीदना है, किसी को फरारी लेनी है, किसी को, जहाँ पे लोग
स्टेटस के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा लोग क्यों करते हैं, उनका बेसिक साइकी क्या है, इन सब की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। इन सब कंपनियों का जो जर्नी है उसको स्टडी करना चाहिए आपको, ताकि आपको एक क्लैरिटी समझ में आए। आपको बेसिकली इन सब बिजनेस के एंगल से ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि ह्यूमन साइकी कैसे काम करती है इस जगह पे, इस तरीके से। तब जाके जब आप पेंटिंग को बनाओगे और जब आप सेल करने के बारे में सोचोगे तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी अलग अलग केस स्टडीज़ को समझने के बाद। भले वो कार हो, जूते हों, कुछ भी हो, अलग अलग कंपनी जब सेल करती है तो वहाँ पे पर्सनल ब्रांड, वहाँ पे ब्रांड, वहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी, वहाँ पे ये वाला जो थॉट आता है ह्यूमन साइकोलॉजी में कि अपना आपको अपने स्टेटस को क्यों दिखाना है। कोई क्यों अपना टैटू बनाता है, वो सिर्फ इसलिए नहीं बनाता कि मुझे टैटू पसंद है, बल्कि वो एक्सप्रेस कर रहा होता है कि मैं किस टाइप का व्यक्ति हूँ। अपने आप को एक्सप्रेस करना ये एक बेसिक ह्यूमन नेचर है। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी। आज ये वीडियो का बस मकसद ये था कि जब भी आप पेंटिंग को सेल करने के बारे में सोचते हो तो सिर्फ पेंटिंग ऐसा नहीं होता कि आप आर्टवर्क बनाएं, वो फ़ोटो को डाल दिए और आप बोलो कि कोई मेरे को ऑर्डर प्लेस कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जब आप समझ के चलोगे तब जाके आप उम्मीद रखोगे कि हाँ मेरी पेंटिंग इस तरीके से सेल होगी। क्योंकि गलती से किसी ने 500 रुपये दे के आपसे एक स्केच खरीद लिया तो आप उसके बेस पे अपना पूरा करियर तो नहीं बना पाओगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए चीज़ें सीखनी ज़रूरी हैं, जाननी ज़रूरी है। इसके अलावा हमने समझा मार्केट डिमांड के बारे में। एक मार्केट डिमांड ऑलरेडी होती है, एक डिमांड आपको क्रिएट करनी पड़ती है, अवेयरनेस बिल्डअप करना पड़ता है। ओके, अवेयरनेस बिल्डअप करने के लिए भी एजुकेशनल कंटेंट, वो सारी चीज़ें आती हैं। इसके अलावा हमने समझा पर्सनल ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस, कि आपको जानना कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ये पहले भी बोला है, आर्ट सेल नहीं होता, आर्टिस्ट सेल होता है। जितना ज़्यादा लोग आपको जानेंगे उतना ज़्यादा लोग आपको मानेंगे। इसका एक सिंपल एग्जांपल आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब आप बॉलीवुड में किसी की मूवी देखते हैं, वो पर्सन आपको अच्छा भी लग रहा होता है, उसकी एक्टिंग भी अच्छी होती है, ओके, उसकी एक्टिंग स्किल्स आपको अच्छी भी लगती है, लेकिन उसका फिर आपको इंटरव्यू देखते हो उसने कुछ उल्टी बात बोल दी, कुछ ऐसी बात जो बहुत ख़राब लगी आपको। ओके, बीच में जो ये बॉयकॉट बॉलीवुड चला था, क्यों चल रहा था? क्योंकि बात ये नहीं थी कि लोग एक्टर को पसंद नहीं कर रहे हैं या उस एक्टर के बारे में लोग उस एक्टर को कुछ अचानक से उस एक्टर ने कुछ ख़राब एक्टिंग शुरू कर दी, उसका आर्टवर्क में प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम में था कि लोग इमोशनल उसको पर्सनल एंगल से उसको गलत लेने लग गए थे। तो ये ऑब्वियस चीज़ है कि जब आप पर्सनल ब्रांडिंग की बात करते हैं तो फिर हर एंगल से आपको ध्यान रखना पड़ता है। किसी एक्टर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की मूवी में, लेकिन इंटरव्यू में कुछ ऐसी बात बोल दी जो किसी पर्सन के इमोशन के अगेंस्ट, भगवान के खिलाफ, रिलीजन के खिलाफ कुछ ऐसा बोल दिया, लोग हर्ट हो गए, फिर लोग उसकी मूवी नहीं देख रहे हैं या लोग उसको गाली दे रहे हैं, लोग उसको उल्टा बोल रहे हैं, वो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो जब आप पर्सनल ब्रांडिंग बनाते हो, पर्सनल ब्रांड पे फोकस करते हो, तो सिर्फ आपका आर्टवर्क सिर्फ मैटर नहीं करता, जो काम आप दे रहे हो वो मैटर नहीं करता, आपका बिहेवियर कैसा है या आपका थॉट्स कैसे हैं, आपके बिलीफ कैसे हैं, आपकी सोचने का तरीका कैसे है, आपके बोलने का तरीका कैसे है, कहाँ पे आप क्या चीज़ को एक्सप्रेस करते हो, किन चीज़ों को आप सपोर्ट करते हो, पर्सनल लेवल पे आप कैसा फील करते हो, आपका पर्सनल थॉट्स कैसे हैं, सब कुछ फिर मैटर करना शुरू कर देता है धीरे 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 धीरे। और वो सारी चीज़ें आपके फिर आर्टवर्क में या जो भी आप सेल करते हो उसमें कनेक्ट हो जाती हैं। तो जब आप एक आर्टवर्क सेल करने का सोचते हैं तो सिर्फ आर्ट सेल नहीं होता, प्रॉपरली एक आर्टिस्ट सेल होता है। तो वो सारी चीज़ों को सीखना समझना ज़रूरी है, ह्यूमन साइकोलॉजी समझना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक परफ्यूम का एग्जांपल भी दिया, ये भी आपको शेयर किया कि कैसे सारी कंपनी एजुकेशनल मार्केटिंग पे फोकस कर रही हैं वो सारी चीज़ें। परफ्यूम का मैंने एग्जांपल दिया क्योंकि एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आया कि एक होता है प्रोडक्ट को, काफ़ी टाइम तक किसी ने कोई प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया, उसको बनाया, उसके बाद उसको एज अ मार्केटर आगे का सोचना पड़ता है कि उसको अब मैं सेल कैसे करूँ, उसका सप्लाई चेन कैसा होगा, चीज़ें सामने वाले तक पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, इसका फीडबैक कैसा आ रहा है, उसकी टेस्टिमोनियल वीडियो हम कैसे लें, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें आती हैं। तो वो प्रॉपर आगे की प्रॉपर बिजनेस के ऊपर आपको शिफ्ट करना पड़ेगा जब आप पेंटिंग को सेल करने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आपने ये सब कुछ सीखा समझा जाना, 4 साल लगाए इन चीज़ों को करने में, उसके बाद एक पेंटिंग आपने 1 लाख में सेल कर दी, उसके बाद वापस आप सब कुछ छोड़ छाड़ के पेंटिंग करने। मैं भी ये चीज़ सोचता था, ये बहुत कड़वी सच्चाई है बट सच्चाई है। हालांकि मैं ये भी सोचता था कि इसमें ज़िंदगी बोरिंग हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है, मज़ा बहुत आ रहा है, मैं बहुत खुश ज़िंदगी जीता हूँ। मेरी वीडियो में देख के कभी कभी मैं थोड़ा बोरिंग लग रहा होता हूँ, बट मैं रियल लाइफ में बहुत खुश हूँ। ओके, जैसे क्या होता है, मैं क्या सोचता था कि इतनी अर्निंग कर लूँगा,
उसके बाद बैंक में पैसे पड़े रहेंगे, उसके बाद सिर्फ मैं पेंटिंग बनाता रहूँगा बनाता रहूँगा बनाता रहूँगा। लेकिन क्या होता है, और ये चीज़ जब आपके साथ होगी तो आप लोग बता पाएंगे, कई लोगों ने ऑब्ज़र्व किया भी होगा कि जैसे जैसे आपकी अर्निंग ग्रो होती है, थोड़ा आप ना, आपका जो डेली लाइफ है वो थोड़ा कंफर्ट हो जाता है। तो फिर आपको ये भी पता है कि आपको बिज़नेस पे फोकस करना है, आपको मार्केटिंग, सेलिंग, इन सब पे फोकस करना है। आर्टवर्क की प्रैक्टिस थोड़ी सी छूट जाती है, कम हो जाती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो आर्टवर्क क्रिएट करने से जब आदमी दूर जाता है तो उसको थोड़ा सा लगता है बुरा कि मैं आर्टवर्क अब उतना क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, एक आदमी पेंटिंग जब बनाता है, उसका ये रहता है कि मेरे आर्ट से, अब ये चीज़ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट भी है, इसके साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करूँगा, लेकिन इस पॉइंट के साथ, इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये थोड़ा सा आगे के लिए, ठीक है। एक आर्टिस्ट जब एक पेंटिंग बनाता है ना, उसको पेंटिंग में बहुत मज़ा आता है। उसका ये ड्रीम रहता है कि मेरी पेंटिंग बहुत अच्छे रेट पे सेल हो, मुझे पैसे मिले, अर्निंग हो, और ये अर्निंग होगी तो मैं लाइफ टाइम आर्टवर्क बना पाऊँगा, ठीक है। बेसिक गोल ये रहता है कि मेरे आर्ट से मेरी अर्निंग हो, मेरे पैशन से मेरी अर्निंग हो, तो वो अर्निंग की वजह से मैं उस आर्ट को कंटिन्यू कर पाऊँगा। जैसे कई सारे बॉलीवुड में एक्टर्स लोगों से आपने सुना होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक इंटरव्यू था, उन्होंने एक लाइन बोली कि मैंने कई सारे ऐसे फिल्में करी हैं जो मुझे पसंद नहीं थी, क्योंकि उसमें पैसे लेकिन बहुत अच्छे थे। ओके, फिल्में बहुत करी जिसमें मज़ा नहीं आया, जो स्टोरी बेकार थी, ये था वो था, मन नहीं था, लेकिन पैसे बहुत अच्छे थे, ठीक है। तो ये मैंने करी क्योंकि ये जो पैसे थे, वो पैसे मेरे पास रहेंगे तो मैं कुछ फिल्में ऐसे कर पाऊँगा जिसमें मुझे पता है पहले से कि बॉक्स ऑफिस पे बहुत कलेक्शन नहीं करेगी, बट ये पिक्चर मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कर पाऊँगा। वैसे ही आर्टवर्क जब आप बनाते हो तो ये सपना रहता है कि मेरी अर्निंग इतनी हो कि मैं कल के डेट में पेंटिंग को बनाऊं तो अकेले बैठ के बना सकूं, ओके, सिर्फ अपने लिए बना सकूं। हर पेंटिंग के बाद मुझे उसको सेल करना है, इसकी हड़बड़ी ना रहे, इसकी टेंशन ना रहे। तो इसलिए जब अर्निंग होती है तो आदमी ये सोचता है कि अर्निंग होगी तो मैं ऐसे ऐसे करूँगा। लेकिन क्या होता है, अब अलग अलग पर्सन के ऊपर अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप ग्रो करने के बाद आपने मान लो पेंटिंग बनाई, आपकी पेंटिंग सेल हो गई, आपके पास कुछ पैसे आ गए, तो अगर आप चाहते हो कि आप ग्रो करते रहो कंटिन्यूसली, आपको और अर्निंग हो या और ज़्यादा आगे चल के और ग्रो करो, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये वाला जो प्रोसेस है, सेल करने वाला प्रोसेस, इसके अंदर इन्वॉल्व होना पड़ेगा। अर्निंग बढ़ानी है तो मार्केटिंग और सेलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसको करने के लिए आर्ट क्रिएट करने से ज़्यादा जो मार्केटिंग और सेलिंग है उस पर फिर आदमी को ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, ओके। उसकी वजह से क्या होता है, जो आपने सोचा था कि मैं पेंटिंग सेल कर लूँगा, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं और आर्टवर्क कर पाऊँगा, तो फिर आप बहुत आर्टवर्क ना करके आप बेसिकली सेल करने पे, मार्केट करने पे इन्वॉल्व हो जाओगे। और ये मुझे पता है, इसको सुनने के बाद कई लोग कमेंट में बौखला जाएंगे कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं करेंगे। चीज़ें ऐसी लगती हैं शुरू में, करते समय फिर ऐसा होता है, और वो ऑब्वियस बात है। आपने कई आर्टिस्टों को देखा होगा, जैसे आपने अगर आप डांसिंग की बात करें, ठीक है, आपने उनको देखा है, धर्मेश, ओके। अब वो क्या था कि वो डांसर थे, ठीक है। अब वो डांस इंडिया डांस में एज ए कंटेस्टेंट आए, धर्मेश सर डांसर बहुत अच्छा। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो उनका ग्रोथ हो गया, और ये सबकी कहानी है, ऑब्वियस बात है, ये ग्रोथ हुआ, वो जज बन गए, वो किसी और को सिखा रहे हैं। तो जो पर्सन सीख रहा होता है वो ज़्यादा फिर बेहतर प्रैक्टिस कर रहा होता है, उसका आर्टवर्क ज़्यादा अच्छा हो रहा होता है। क्योंकि जो पर्सन ऑलरेडी एक लेवल पे पहुंच चुका है, अब उसको अपना आर्टवर्क दिखा के अर्निंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होती। रेमो डिसूजा या जो भी डांसिंग की, सिंगिंग की भी बात करें, किसी भी फील्ड की बात करें, ओके, तो आदमी जब उस चीज़ में नाम कमा लेता है, अर्निंग होने लग जाती है, तो उसकी प्रैक्टिस वाला पार्ट कम हो जाता है, फिर वो अर्निंग वाला पार्ट उस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, और वो ऑब्वियस बात है, ओके। हालांकि एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस हर फील्ड में होते हैं, बट मैं आपको एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। लेकिन ये भी बात है कि इस फील्ड में अर्निंग हो भी रही होती है तो मज़ा आ रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि हम आर्ट वर्क नहीं बना रहे हैं तो पेंटिंग को सेल कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं तो मज़ा ख़त्म हो गया। क्योंकि कई सारे आर्टिस्ट को मैंने देखा है, वो इस डर से मार्केटिंग और सेलिंग को नहीं सीखते हैं कि फिर यही करते रहेंगे तो फिर आर्टवर्क नहीं बनाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। अगर आप
रियल में क्रिएटिव हो, रियल में आपको कुछ क्रिएट करने में मज़ा आता है, कुछ इंटरेस्टिंग लगती चीज़ें, आर्टवर्क बनाने में भी आपको वो थ्रिल मिलता है, तो जब आप उसको सेल भी करते हो, मार्केटिंग भी कर रहे हो तो आप उसको उसमें भी मज़ा आएगा। ओके, जब आपकी वो सेल होने लग जाएगी, जब वो चीज़ें इस तरीके से आपका नाम बिल्डअप होने लग जाएगा, तो फिर उसमें भी मज़ा आता है, टीम बनाने में भी मज़ा आता है, ओवरऑल एज ए एंटरप्रेन्योर काम करने में भी मज़ा आता है। पेंटिंग करने का समय कम हो जाएगा, बट उस कम समय में भी आपको बहुत मज़ा आएगा, वो मज़े वाली चीज़ बरकरार रहती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए पेंटिंग को जब सेल करने के बारे में सोचें तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। हालांकि हम थोड़ा सा भी बेस पे ही थे ये सारे सेशन में। अगर आप बोलोगे तो मैं एक एक टॉपिक पे और भी अलग अलग टॉपिक पे ये सारे जो बिज़नेस के पॉइंट्स होते हैं इन सब पे और थोड़ा डीप एक एक टॉपिक पे एक एक पॉइंट पे और घुसने की कोशिश करेंगे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका जो थॉट था इस वीडियो को देखने के बाद। कोई भी अगर आपका दोस्त यार रिश्तेदार कोई भी अगर पेंटिंग को सेल करने के बारे में बात करता है, पेंटिंग जैसी कोई और चीज़, जैसे कोई हो सकता है कोई सिर्फ स्केच वर्क सेल करने का या कोई स्कल्पचर सेल करने का, वो सारी चीज़ें बेसिकली आर्ट के अंडर आती हैं। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, उनको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। एक माइंडसेट तो क्लियर हो कम से कम, पहले कि सिर्फ आर्टवर्क को सेल करने के लिए आर्टवर्क बना के पोस्ट करना नहीं होता। 100 चीज़ें हैं, जैसे बाकी चीज़ें काम करती हैं, आपको उसको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। और किसी ऐसे टूल से कंपेयर मत करिएगा जो नॉर्मली सिर्फ यूसेज के काम आती है, कि सिर्फ टूथपेस्ट ख़रीदना है और सब्ज़ी ख़रीदना है और ये कोई मोबाइल ख़रीदना है, जहाँ पे प्रॉपरली वो सिर्फ यूज़ करने के लिए हो रहा है, उससे कंपेयर मत करना। कुछ ऐसे चीज़ के बारे में स्टडी करो जहाँ पे लोग स्टेटस सिंबल के लिए या फीलिंग्स इमोशंस के लिए कोई सामान खरीदते हैं, और ऐसे कई चीज़ें दुनिया में सेल हो रही हैं। ओके, तो उस चीज़ों की केस स्टडीज़ को पकड़ो, उनकी स्टडीज़ को करो, उन सारे कंपनियों की स्टडीज़ को करो, तब जाके आपको इन चीज़ों को और डेप्थ में नॉलेज मिलेगी। हालांकि आप चाहते हो कि हम इसके ऊपर और कवर करें तो बताइएगा। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी वैल्यू मिली हो, काफ़ी क्लैरिटी मिली हो। एक और चीज़ मुझे आप सबको बताते हुए काफ़ी खुशी हो रही है कि द ब्रांडेड आर्टिस्ट हमारा जो बिज़नेस प्रोग्राम है हमने उसे हाल ही में पब्लिक किया है। द ब्रांडेड आर्टिस्ट की जो सारी डिटेल्स हैं हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। ये स्पेशली उनके लिए है जो आर्ट की फील्ड में, आर्ट की टीचिंग लाइन में जा रहे हैं और बड़े लेवल पे ग्रो करना चाहते हैं, आर्टप्रेन्योर लेवल तक जाना चाहते हैं। द ब्रांडेड आर्टिस्ट के 2 सेगमेंट्स हैं, एक द ब्रांडेड आर्टिस्ट ट्रेनिंग एंड एक द ब्रांडेड आर्टिस्ट सर्विस। द ब्रांडेड आर्टिस्ट ट्रेनिंग के अंदर हम बिज़नेस की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सो दैट जितने भी आर्ट के टीचर्स ऑलरेडी बन चुके हैं या बनने चाहते हैं आगे चल के, उनको बिज़नेस के ऊपर सारी नॉलेज मिल सके। भले वो सारी टेक्निकल नॉलेज हो कि फेसबुक एड्स रन कैसे करते हैं, या लीड मैग्नेट कैसे डिज़ाइन करते हैं, अपनी वेबसाइट आर्ट रिलेटेड कैसे डिज़ाइन करना है, या जितने बिज़नेस के फंडामेंटल्स हैं, जितनी बिज़नेस की नॉलेज है, कैसे फनल बिल्डअप किया जाता है एज एन आर्टिस्ट, वो सारी चीज़ें आप द ब्रांडेड आर्टिस्ट ट्रेनिंग के अंदर सीख सकते हैं। एंड द ब्रांडेड आर्टिस्ट सर्विसेज के अंदर हमारी टीम, मैं खुद पर्सनली आपके बिज़नेस को चेक करता हूँ, आपके बिज़नेस के मॉडल को चेक करता हूँ, एंड हमारी टीम आपके सारा टेक्निकल स्टफ़ संभालती है, सब कुछ सेटअप करके देती है। भले ही वो आपका लैंडिंग पेज बनाना हो, या आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करके देना हो, या आपकी ईमेल मार्केटिंग को सेट करना हो, या आपके एड्स मैनेजर को संभालना हो ताकि आपके ऐड इनऑर्गेनिक लीड्स भी आपके पास आ सकें, सारी चीज़ें, सारे टेक्निकल चीज़ें हमारी टीम आपको करके देती है। प्लस मैं आपके पूरे बिज़नेस को समझता हूँ और उसमें और क्या सुधार हो सकता है, क्या बिज़नेस मॉडल आपको ठीक किया जा सकता है, सो दैट आपकी अर्निंग काफ़ी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो सके, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन द ब्रांडेड आर्टिस्ट सर्विस के अंदर कुछ क्राइटेरिया है कि कौन कौन लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन नहीं कर सकते हैं। ये सारे क्राइटेरिया हमने सारी डिटेल्स शेयर कर रखी है। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इन दोनों क्राइटेरिया में कहीं फिट बैठते हैं तो बिल्कुल इस प्रोग्राम को आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको द ब्रांडेड आर्टिस्ट का लिंक मिल जाएगा, उस पेज पे सारी डिटेल्स मेंशन करी गई है। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल, लव आर्ट, लिव आर्ट।